हेलो एंड वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन अधिकारी। मेरा नाम है सौरभ यादव और यहाँ पर हम लोग लेखपाल के लिए ग्रामीण विकास, ग्राम्य समाज एवं विकास के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। 2 लेक्चर होगा और 2 लेक्चर, यह लेक्चर बड़ा भी हो सकता है। यहाँ पर 2 चैप्टर आज रखे गए हैं। 2 चैप्टर बीच से उठा कर रखे गए हैं। देखिए, यह चैप्टर घटना चक्र से सब हैं। घटना चक्र की बुक खरीद लीजिए, बेहतर किताब है, उसको ले लीजिए। उसमें पेज नंबर 87 पर सीधे पहुँचिएगा। हमने वहाँ से शुरू किया है पढ़ाना आपको। शुरुआत से अगर आप पढ़ेंगे तो पहली चीज़, आप शुरू में ही 1-2 चैप्टर पढ़ने के बाद बोर हो जाएंगे और आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। इसलिए शुरुआत करेंगे लेखपाल के कार्य से, पेज नंबर 87 से, ठीक है। और बहुत से लोग कह भी रहे होंगे आपको कि आप पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो और आप लेखपाल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो। तो भैया, अगर आप अभी तक नौकरी में नहीं हैं तो लेखपाल का एग्ज़ाम दीजिए। पहले रोटी की व्यवस्था कर लीजिए, उसके बाद बाकी मकान बनवाइएगा, जो भी मतलब आगे तैयारी करिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। ओके, लोगों को कहने दीजिए, लोगों का तो काम ही है कहना। आप अपना देखिए, आपको जो अच्छा लगे आप करिए। अच्छा का मतलब कि थोड़ा ध्यान ये भी रहे कि रोटी की भी कहीं से व्यवस्था हो जाए। और इतना भी आसान एग्ज़ाम नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। यहाँ पर सिलेबस की बात करें तो हिंदी के कम से कम क्या 25 क्वेश्चन हिंदी से रहेंगे और जीएस से 25 क्वेश्चन रहेंगे। मैथ है, रीजनिंग नहीं है, मैथ है। मैथ से 25 क्वेश्चन। बाकी ग्रामीण विकास यहाँ पर जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, इसमें ग्रामीण विकास में आप देखेंगे कि जो 2015, 2008 वगैरह में पेपर हुए हैं, उसमें आपको मिलेगा कि ग्रामीण विकास में 8 से 10 क्वेश्चन, 8 से 10 इतना, लगभग इतने क्वेश्चन जो है यूपी स्पेशल से पूछे गए हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके अलावा बाकी क्वेश्चन जो है कि 4 से 5 क्वेश्चन आपको योजनाओं से मिलेंगे। योजनाएं जो है वो केंद्र सरकार की योजनाएं हों और या फिर राज्य सरकार की योजनाएं हों, वहाँ से क्वेश्चन मिले हैं। तो कुल मिला के 8-5 13, यानी कि 12-13 क्वेश्चन आपको ग्रामीण विकास से मिलेंगे। और ग्रामीण विकास का मतलब कि उसी के अंतर्गत ग्रामीण विकास के लिए ही जो योजनाएँ शुरू की गई हैं, तो उसी योजनाओं वगैरह को रखा जाए तो 20 क्वेश्चन मान के चलिए, 20, 17, 16 इतना मान के चलिए कि इससे पूछे जाएंगे। बाकी यूपी स्पेशल का लेक्चर जो आपको पढ़ाया गया है, यूपी स्पेशल एक लेक्चर, उसकी लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में, उसको पूरे तरीके से देख लीजिएगा। कहीं पर भी थोड़ा बहुत इधर उधर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप उतना तो ज़रूर पढ़िए। और किताब अगर आप लेना चाहते हैं यूपी स्पेशल के लिए, तो घटना चक्र में भी दी गई हैं चीज़ें, लेकिन कुछ कम चीज़ें हैं घटना चक्र में जो यूपी स्पेशल का सेक्शन दिया गया है। तो आप परीक्षावाड़ी से पढ़ सकते हैं। परीक्षावाड़ी में जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप बेहतर तरीके से, उसका अध्ययन अच्छे तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो यूपी स्पेशल अच्छे से पढ़िए। योजनाओं के बारे में भी देखिए, योजनाएं भी इसमें दी गई हैं। और जो टफेस्ट पोर्शन है ग्रामीण विकास के अंतर्गत, जो टफेस्ट पोर्शन है उसको हम लेके चल रहे हैं। तो चलिए लेखपाल जी का कार्य करते हैं। और आपने पंचायत सीरियल कह रहे हैं, पंचायत जो वेब सीरीज़ आई थी उसको नहीं देखा है तो थोड़ा बहुत देख लीजिएगा। वहाँ पर वीडियो साहब होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो होते हैं, जिनको सचिव कहते हैं ना, सचिव जी, है ना। तो जीतू भैया जो होते हैं वीडियो होते हैं पंचायत में। और वहाँ पर एक प्रधान जी होते हैं, एक उप प्रधान होते हैं, सचिव जी होते हैं, उनके सहायक सचिव भी होते हैं, उनके सहायक होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको आगे देखने को मिलेंगी। और बातें तो गांव की होंगी, गांव की बातें होंगी, पेड़ पौधों की बातें होंगी, नहरों की बातें होंगी, तालाब की बातें होंगी, पक्षियों की बातें होंगी। मतलब जो कुछ गांव में मिलता है उन सब की यहाँ पर बातें की जाएंगी। और लेखपाल साहब की बातें की जाएंगी, क्योंकि लेखपाल साहब जो होते हैं गांव का निरीक्षण करते हैं, गांव की पड़ताल करते हैं और सब रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं। तो उनके बारे में देखेंगे। बहुत आराम से पढ़िए, इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग मान के चलिए कि हमको जानकारी लेनी, हमको ज्ञान लेना है, हमें चीज़ें पता भी कुछ चीज़ें होंगी और कुछ चीज़ें हमें नहीं भी पता हैं। तो हमें ये मान के नहीं पढ़ना है कि हमको सिर्फ एग्ज़ाम देना है, हमें ये मान के पढ़ना है कि हमें ज्ञान लेना है ना। ये आपके जीवन में बहुत जगह आपको काम आएंगी चीज़ें, चाहे आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, चाहे आईएएस की कर रहे हो। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से ज़्यादा लोग हैं और ग्रामीण क्षेत्र में ही यह नौकरी है। और भारत तो गांव में ही बसता है। गांधी जी ने कहा था कि भारत को जानना है तो गांव को जानना होगा। नहीं, गांधी जी ने कहा था कि भारत तो गांव में बसता है। और वर्तमान स्थिति देखें तो 31.16% जो जनसंख्या है भारत की, वो शहरों में रहती है। बाकी 68% से ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है? गांव में रहती है, गांव में रहती है। तो गांव के बारे में जानना
ज़रूरी भी है, और गांव तो अच्छे होते ही हैं, आपका भी गांव होगा, गांव अच्छा ही होता है, लोग भी अच्छे होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लेखपाल साहब के कार्य से। तो लेखपाल का कार्य क्या होता है? लेखपाल के कार्य जैसा कि लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल में वर्णित है, निम्नलिखित कार्य हैं। तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक मास में लेखपाल तहसील में उपस्थित होंगे। तहसीलदार जो तिथि निर्धारित कर देंगे, अब तहसीलदार साहब जो तिथि निर्धारित कर देंगे उसके अनुसार लेखपाल साहब को प्रत्येक महीने में जो है कि तहसील में उपस्थित रहना है। तहसील में उपस्थिति के अवसर पर लेखपाल संक्राम में ट्रांसफरेबल अधिकार वाले भूमिधर तथा अंतरित किए गए सभी अविवादित मामलों और समर्पण मामलों की रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को देंगे। आप कभी तहसील में गए हों, हम तो गए हैं, तो देखे हैं कानूनगो साहब चेयर पे बैठे हैं, लकड़ी वाली चेयर पर कानूनगो साहब बैठे हैं, एक तो टेबल लगाए हैं, लेखपाल साहब नीचे दरी बिछा के, कई गांव के लेखपाल साहब लोग बैठे हैं, कुछ बच्चे वहां पर अपना काम करवाने के लिए, जैसे किसी को जाति प्रमाण पत्र बनाना है, किसी को आय प्रमाण पत्र बनवाना है, अब तो ऑनलाइन होता है, लेकिन पहले ऐसे होता था। तो ऐसे ही दरी बिछा के लेखपाल लोग बैठे थे। ठीक है, तो कानूनगो इनके ऊपर होते हैं, कानूनगो साहब चेयर पे बैठे थे, तो कानूनगो को यह अपनी रिपोर्ट देते हैं, रिपोर्ट रजिस्ट्रार कानूनगो को देंगे। ठीक है, ये कार्य है इनका। किसी आपदा जैसे बाढ़, सूखा, ओला पाला, फसल रोग, मनुष्यों या पशुओं में भयंकर संक्रामक रोग, घर या फसल में भयंकर आग लगने के पश्चात लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को एक रिपोर्ट देंगे। यदि सुपरवाइजर कानूनगो पड़ोस में है तो उन्हें सूचित करेंगे, है ना। जैसे दरी बिजाक बैठे थे तो खड़े होकर जाके सूचित किए कि ऐसी ऐसी समस्या हो गई है इस गाँव में। पशुओं के संक्रामक रोग के फैलने पर वह ऐसी रिपोर्ट पशु चिकित्सा विभाग को भी देंगे। जब कभी सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के हलके में जाएं तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेंगे, लेखपाल साहब। ठीक है, अब महत्वपूर्ण कार्य जो है यहाँ पर, प्रत्येक लेखपाल अपने हलके की समस्त भूमि प्रबंधक समिति का पदेन मंत्री भी होता है। जितनी भी उनके क्षेत्र में जो मतलब उनका एरिया जितना होगा, वहाँ पर जितनी भूमि है उसके वो पदेन मंत्री होते हैं। अतः लेखपाल को भूमि प्रबंधक समिति के निर्देश में समिति संबंधी कार्य करने होते हैं। ओके, ठीक है, बोर नहीं होना, आराम से एकदम देखते रहिए। लेखपाल ग्राम पंचायत की भूमि पर अतिक्रमण के सभी मामले और ग्राम पंचायत की समिति की क्षति के सभी मामलों की रिपोर्ट कलेक्टर को देता है। कलेक्टर साहब को भी देते हैं, है ना। डीएम साहब जो आईएएस की तैयारी आप लोग करते हैं, अभी आपको एसडीएम साहब भी आप यहाँ पर दिखेंगे। तहसीलदार साहब के बारे में देख लिया आपने, फिर नायब तहसीलदार एनटी की वैकेंसी आती है ना, तो नायब तहसीलदार के बारे में भी देखेंगे। पीसीएस की तैयारी करने वाले ज़्यादातर लोग ही मेंस में बैठ रहे हैं, लेखपाल का मेंस ही माना जाएगा पेट निकालने के बाद, तो ज़्यादातर लोग पीसीएस की तैयारी करने वाले बैठ रहे हैं। इसलिए हल्के में ना लीजिए, बेहतर तरीके से लोग जानकारी जुटा कर पहुँचेंगे एग्ज़ाम में, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिए। लेखपाल को लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरा 25 में वर्णित नक्शा, खसरा, खतौनी, दिनचर्या, बही, सीमा घोतक चिन्हों की सूची तथा अन्य कागजातों को तैयार करना पड़ता है तथा उन्हें रखना पड़ता है। तो लेखपाल साहब को ये सब काम करने होते हैं। कोई अतिक्रमण वगैरह उनके क्षेत्र में हो रहा है तो कलेक्टर साहब को रिपोर्ट करते हैं। बाकी चीज़ें देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि चिकित्सा विभाग को भी अपनी रिपोर्ट देते हैं अगर पशुओं में संक्रामक रोग हो जाता है। बाकी रजिस्ट्रार कानूनगो को रिपोर्ट देते हैं। और तहसीलदार साहब जब कहते हैं कि कोई तिथि निर्धारित करते हैं प्रत्येक महीने में, तो लेखपाल को वहाँ तहसील में उपस्थित होना पड़ता है। वैसे तहसील दिवस मनाया जाता है ना, तहसील दिवस, तो उस दिन तहसीलदार, नायब तहसीलदार सब लोग उपस्थित होते हैं। तो लेखपाल कानूनगो सब लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। बाकी समय ये लोग अपना कार्य जो कि क्षेत्र में करते रहते हैं, गांव में घूमते रहते हैं। अभी कार्य हम लोग देखेंगे तो लगेगा कि इनको, लेखपाल साहब को हर एक खेत में भी जाना होता है, प्रॉपर रबी के सीज़न में, खरीफ के सीज़न में, लेकिन जाते नहीं हैं लोग, रहते तहसील में ही हैं या फिर घर पर। ठीक है, लेखपाल साहब जो हैं कि समूह ग के पद समाविष्ट हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह ग के पद समाविष्ट हैं। मतलब कि ग्रुप सी की नौकरी है, या ग्रुप सी की नौकरी है, समूह ग के पद समाविष्ट हैं। ओके, और भी चीज़ें एग्ज़ाम से मतलब कि लेखपाल के उससे दी गई यहाँ पर। अब देखते हैं नक्शा क्या है। मैप, सबको पता होगा मैप, प्रत्येक गांव का एक नक्शा होता है। इस नक्शे पर गांव की चौहदी दर्ज हो रहती है। इससे गांव की चौहदी के साथ साथ प्रत्येक खेत की चौहदी का पता चलता है। चौहदी मतलब मेड़, मान लीजिए मेड़ लगी रहती है एक बाउंड्री की तरह। ठीक है, नक्शे का अनुरक्षण करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। क्या मतलब कि
प्रत्येक वर्ष 3 बार खेत में जाकर निरीक्षण करेंगे। कौन? लेखपाल जी। हल्का मतलब कि एक क्षेत्र निर्धारित होता है, उसमें 1-2 गांव भी हो सकते हैं लेखपाल साहब के अंतर्गत, है ना। तो प्रत्येक गांव का हर वर्ष प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करेगा। लेखपाल के इस दौरे को राजस्व भाषा में पड़ताल कहते हैं, कि पड़ताल चल रही है। राजस्व भाषा में इसको कहते हैं पड़ताल, जब वही खेत में जाकर प्रत्येक खेत में जाकर 3 बार निरीक्षण करते हैं। तो प्रथम पड़ताल को खरीफ पड़ताल कहते हैं, जो 10 अगस्त से प्रारंभ की जाती है। ये भी चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि खरीफ वाली जो पड़ताल होती है जो 10 अगस्त से शुरू होती है, ओके। रबी वाली पड़ताल जो होती है 1 जनवरी से शुरू होती है। तीसरी पड़ताल जायद वाली जो होती है 1 मई से शुरू होती है, 1 मई से प्रारंभ होती है। हाँ, तो खरीफ वाली जो है 10 अगस्त से, रबी वाली 1 जनवरी से, और तीसरी जायद वाली 1 मई से। तो थोड़ा ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो पड़ताल जब करते हैं प्रत्येक खेत में जाकर लेखपाल जी, तो ये सब कार्य करते हैं, पता होना चाहिए। तो ये नक्शा वगैरह लेखपाल साहब का काम है। खसरा क्या है? खसरा एक खसरा होता है, खतौनी होती है, गांव का नक्शा होता है। आपके पास भी ज़मीन होगी, आप भी ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो ये सब चीज़ें आपको पता होंगी, तो आपको कोई मतलब बेवकूफ़ नहीं बना पाएगा। वैसे ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादातर लड़ाइयाँ होती हैं, घर बनाते वक्त होगी, खेत में लड़ाई हो जाती है, ज़मीन जायदाद को लेकर मुकदमेबाजी बहुत होती है। तो थोड़ा बहुत जानते रहेंगे तो लेखपाल साहब को भी, आपके क्षेत्र में जो लेखपाल साहब आएंगे तो उनको भी चकमा दे सकते हैं, और सीना ठोक के कहेंगे कि हम भी लेखपाल हैं, है ना। बने रहेंगे तब। खसरा स्वयं अधिकार अभिलेख नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स नहीं है, किंतु अधिकार अभिलेख की आधारशिला है। क्या है खसरा भैया? ये देखिए यहाँ पर, कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल का पैरा क 55 वर्णन करता है कि खसरा और चित्र को अनुरक्षित करने के लिए लेखपाल अपने हलके के प्रत्येक गांव का साल में 3 बार खेत का दौरा करेंगे। साल में 3 बार खेत का दौरा करेंगे। 3 बार वही हमने जो बताया अभी कि खरीफ सीजन, रबी सीजन, जायद सीजन, है ना। तो वैसे जाकर लेखपाल जी दौरा करेंगे और खसरा और चित्र को अनुरक्षित करने के लिए ही दौरा करेंगे, ठीक है। कृषि आंकड़े और खतौनी के लिए जिन तथ्यों की आवश्यकता होती है वे सब लेखपाल द्वारा खसरे में लिखे जाते हैं। अब समझ में आ गई होंगी खसरा क्या है, ठीक है। खसरा एक कृषि संबंधी कानूनी दस्तावेज होता है। इसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा जाता है ना। तो अगर लेखपाल जो लोग हैं प्रत्येक गांव के 3 बार दौरा करें तो प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं कि कौन सी फसल की बुआई कितनी हो रही है। पूरे देश के लेखपाल अगर इस प्रकार से करें तो सरकार को एक बढ़िया डेटा मिल सकता है कि कितनी बुआई हुई है, प्रॉपर एकदम सही तरीके से डेटा उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, वैसे डेटा सरकार तो निकालती है। इसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े और उस पर उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है। तो सजरा नामक दस्तावेज जो है उसमें पूरे गांव का नक्शा होता है, ठीक है, जो उस गांव की सभी भूमि पट्टियों की परिभाषा देता है। तो खसरा आपने जान गए, आप सजरा जान गए। यही सब घुमा फिरा के आपसे पूछे जाएंगे, खसरा, सजरा, नक्शा। कितनी बार खेत में जाएंगे लेखपाल जी? 3 बार जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो और जाएंगे, कम से कम 3 बार जाएंगे। इन पट्टियों का ब्यौरा ही खसरों में होता है। पारंपरिक रूप से खसरों में हर खेत और उसके क्षेत्रफल, उसके मालिक का और उस पर काम करने वाले कृषकों, उस पर उगने वाली फसलों का, उसकी मिट्टी के प्रकार एवं उस पर वृक्षों का विवरण होता है। तो वृक्षों का भी विवरण होता है। तो प्रत्येक गांव में वृक्षों की भी गिनती हो सकती है और ये भी पता किया जा सकता है कि कौन कौन से वृक्ष लगे हैं, है ना। तो प्रॉपर तरीके से गिनती हो सकती है जंगलों को छोड़कर, ठीक है। तो ये भी हो सकता है। पारंपरिक रूप से खसरों में हर खेत और उसके क्षेत्रफल, उसके मालिक का और उस पर काम करने वाले कृषकों, उस पर उगने वाली फसलों का, उसकी मिट्टी के प्रकार एवं उस पर वृक्षों का विवरण होता है ना। तो अब आपके गांव के लेखपाल जी जब मिले तो कहिए कि खसरा दिखाइए इस वर्ष वाला, तो खसरा दिखाएंगे आपको। हर साल यह नवीनीकृत किया जाता है खसरा जो होता है। सजरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है, यही ना हमने कहा अभी, सजरा हमने देखा, सजरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है। इसका प्रयोग एक सजरा नामक दस्तावेज के साथ किया जाता है जिसमें पूरे गांव का नक्शा होता है। तो सजरा को गांव का नक्शा भी कहा जाता है, ठीक है।
भारत में सजरा किसी गांव के ऐसे नक्शे को कहते हैं जिसका प्रयोग उस गांव के खेतों या अन्य जमीन की पट्टियों का कानूनी तौर पर स्वामित्व बताने हेतु और प्रशासनिक कार्यों के लिए होता है। ठीक है। पटवारी प्रणाली का प्रारंभ सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था, जिसकी कब्र कहाँ पर है? गाजीपुर में है? नहीं। तो गाजीपुर में किस गवर्नर जनरल वायसराय या किसकी कब्र है? और शेर शाह सूरी की कब्र कहाँ पर है? पता तो होगा ही। जीएस में एक आध क्वेश्चन खींचे जा सकते हैं, नॉर्मल चीज़ें, पीसीएस के लोग हैं, बता देंगे, कमेंट कर देंगे। मुगल सम्राट अकबर ने इसे बढ़ावा दिया तथा ब्रिटिश काल में इसमें मामूली परिवर्तन हुए, किंतु प्रणाली जारी रही। ठीक है। भारत सरकार ने वर्ष 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया ताकि जमीन का कंप्यूटरीकृत डेटा रखा जा सके। पटवारियों को पटेल, कारनाम अधिकारी, सान बोगरू आदि भी कहा जाता है। तो सान बोगरू भी कहा जाता है पटवारियों को, पटवारी लेखपाल साहब को। पटवारियों को पटेल, कारनाम अधिकारी, सान बोगरू आदि भी कहा जाता है। वर्ष 1918 में सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए। 1918 में ही सभी गांवों में, भारत के सभी गांवों में लेखपाल नियुक्त किए गए। उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह के ज़माने में ही समाप्त कर दिया गया था, अब उन्हें लेखपाल कहा जाता है। बाकी राजस्थान में चले जाइए, वहाँ पर पटवारी, हरियाणा में पटवारी कहा जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह के ज़माने में ही समाप्त कर दिया गया, उनको लेखपाल कहा जाता है। वो लोग लेखपाल होते हैं और लेखपाल ही कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सान बोगरू, कारनाम अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, सब यही चीज़ें हैं। और चौधरी चरण सिंह जी को जानते ही होंगे, उत्तर प्रदेश से यह थे और उत्तर प्रदेश के मतलब कि इनका उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे चौधरी चरण सिंह अमौसी एयरपोर्ट है लखनऊ में, इन्हीं के नाम पर है, प्रधानमंत्री रहे हैं। अब खसरा की बात हो गई, अब हम खतौनी की बात करते हैं। खतौनी क्या है? यह शब्द उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में वर्णित नहीं है। खतौनी कहीं वर्णित नहीं है, किंतु अधिनियम में वार्षिक रजिस्टर, एनुअल रजिस्टर नामक जो कागजात का धारा 33 में वर्णित है, वही खतौनी के नाम से जाना जाता है। एनुअल रजिस्टर ही क्या खतौनी के नाम से जाना जाता है। अगर गाँव के खसरों को प्रयोग करके, खसरा अभी आपने देखा, गांव के खसरों को प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति का परिवार की ज़मीनों की सूची बनाई जाए तो उसे खतौनी कहते हैं। खसरा पूरे गांव का, अगर गांव के खसरों को प्रयोग करके किसी एक व्यक्ति या परिवार की ज़मीनों की सूची बनाई जाए, मतलब आपकी ज़मीनों की सूची बनाई जाए, तो उसे खतौनी कहते हैं। इसे हर 6 साल पर नवीनीकृत किया जाता है, मतलब इसका रिन्यूअल 6 साल पे होता है। यानी किसी व्यक्ति या परिवार के सभी खसरों की सूची उस व्यक्ति या परिवार की खतौनी में होती है। ठीक है। इसमें 14 खाने वगैरह होते हैं। ठीक है। तो ये होती है खतौनी। समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब यहाँ पर और चीज़ें हैं, जैसे दिनचर्या बही, डायरी। तो लेखपाल साहब अपने पास एक डायरी रखते हैं। लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हल्का निर्धारित कार्य क्षेत्र के लिए एक डायरी रखेगा। डायरी एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें लेखपाल के कर्तव्यों से संबंधित दिन प्रतिदिन के कार्यों का वर्णन लिखा जाता है। इस डायरी में 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा होगा। कब से कब तक? 1 अगस्त से 31 जुलाई की अवधि में, 1 अगस्त से 31 जुलाई, ये चीज़ याद रखिएगा। डायरी जो होती है, दिनचर्या बही जो होती है, उसमें 1 अगस्त से 31 जुलाई तक की अवधि में हुए कार्यों का ब्यौरा लेखपाल साहब रखते हैं, अपने पास डायरी रखते हैं। एक तो बैग रखे रहते हैं लेखपाल जी, आप भी बनेंगे अगर तो एक तो डायरी रखेंगे। हो सकता है आप 2 व्हीलर से जाएं तो आप अपने मतलब उसमें बोलते हैं ना कि बैग लगवा लेंगे गाड़ी में, तो उसमें रखेंगे, है ना। खेवट की बात करें, खेवट क्या है? खेवट देखिए, देख लेते हैं। खेवट क्या है? यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था जब जमींदारी लागू थी। ठीक है, तब यह जमींदारी का एक रजिस्टर होता था। खतौनी अब भी रखी जाती है क्योंकि यह एक ऐसा रजिस्टर है जिसमें यह वर्णन होता है कि जोतदार किस हैसियत से भूमि को धारण करता है। चूंकि खेवट जमींदार और जमींदारी से संबंधित रजिस्टर था, अतएव जमींदारी उन्मूलन के बाद से इसे बंद कर दिया गया। उन्मूलन का विलोम होता है रोपड़, यानी उन्मूलन मतलब खत्म कर दिया गया, उखाड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया। रोपड़ मतलब रोपाई की जाती है, तो उन्मूलन किया गया जब जमींदारी का, तो खेवट भी उसी के साथ समाप्त हो गया, जो जमींदारी का रजिस्टर हुआ करता था पहले। ठीक है, जब जमींदारी थी। ठीक। दाखिल खारिज की बात करें, दाखिल खारिज क्या है? म्यूटेशन क्या है? दाखिल खारिज का अर्थ होता है वार्षिक रजिस्टर, एनुअल रजिस्टर। दाखिल खारिज का अर्थ होता है एनुअल रजिस्टर, अर्थात खतौनी में जोतदार के नाम का परिवर्तन। जब कभी भूमि के कब्जे में परिवर्तन होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया की जाती है। भूमि के कब्जे में, कब्जा किसी और का होता है तो दाखिल खारिज की प्रक्रिया होती है। ठीक है।
एग्रीकल्चर ईयर की बात करें, कृषि वर्ष से अभिप्राय उस वर्ष से है जो 1 जुलाई से प्रारंभ होकर 30 जून को समाप्त होता है। यहाँ पर एग्रीकल्चर ईयर 1 जुलाई से 30 जून को समाप्त होता है। आपने देखा कि जो लेखपाल साहब के पास डायरी होती है वो 1 अगस्त से 31 जुलाई तक होती है, 1 अगस्त से 31 जुलाई तक, लेकिन वहीं जो कृषि वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून को समाप्त होता है। ये याद रखिएगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग भी हो सकता है, दोनों में आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। कृषि वर्ष को फसली वर्ष भी कहते हैं। अमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली होता है। कौन करता है? अमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली का होता है। खसरा एवं खतौनी को सम्मिलित रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। तो अभी अधिकार अभिलेख किसे कहते हैं? खसरा और खतौनी को संयुक्त रूप से अधिकार अभिलेख कहते हैं। अमीन नामक कर्मचारी का मुख्य कार्य भू राजस्व की वसूली होता है। ओके, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो कोई समस्या तो आपको नहीं होनी चाहिए। खेती ज़मीन के मुख्य दस्तावेज जो लेखपाल द्वारा तैयार किए जाते हैं: नक्शा, खसरा, सीमा, घोतक चिन्हों की सूची, खतौनी, दिनचर्या बही, आज्ञा पुस्तक, खेवट, किसान बही। खेवट तो अब खत्म हो चुका। किसान बही क्या है? किसान बही पटवारी या लेखपाल द्वारा तैयार की गई वह दस्तावेजी पुस्तक है जो कि किसान के पास रहती है और वह तैयारकर्ताओं द्वारा किसान को उपलब्ध कराई जाती है। किसान को उपलब्ध कराई जाती है तैयारकर्ताओं द्वारा, ठीक है। किसान बही पटवारी या लेखपाल द्वारा तैयार की गई तो किसको उपलब्ध कराई गई? किसान को। किसान बही पर किसान की खेती, उसका प्रकार, मात्रा व हक संबंधी विवरण होता है जिससे कि किसान अपनी भूमि की जानकारी रखता है। जैसे कि आप किसान होंगे तो आप किसान बही आपके पास होगी, ठीक है। नहीं होगी तो जाकर ले लीजिए लेखपाल साहब से। खेती ज़मीन पर लगान अदायगी, ये भी थोड़ा चीज़ें हैं खेती ज़मीन पर लगान अदायगी वाली। भू राजस्व का निर्धारण एवं वसूली उत्तर प्रदेश एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 241-92 के अनुसार प्रकाशित होती है। मालगुजारी एक टैक्स है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मालगुजारी एक टैक्स है जो भूमि पर उसकी उपज पर लगाया जाता है और यह कर सरकार को इसलिए देय है कि वह सब भूमि का अधिपति है। मालगुजारी एक टैक्स है जो भूमि पर उसकी उपज पर लगाया जाता है और यह कर सरकार को इसलिए देय है कि वह सब भूमि का अधिपति है। उपज के बदले यह मालगुजारी नकदी में निर्धारित की गई है। मालगुजारी नकदी में निर्धारित की गई है। वर्तमान समय में देखेंगे तो मालगुजारी बहुत रेयर ही केसेस में देनी पड़ती है मालगुजारी, है ना। मालगुजारी वगैरह अगर नहर वगैरह होती हैं तो नहरों के लिए थोड़ा सा वहाँ पर दी जाती है। हमने तो नहीं देखा है, लेकिन बहुत पहले एक बार देखे थे कि मालगुजारी लेने के लिए कुछ लोग आए हुए थे, ठीक है। तो यह मालगुजारी लगभग 2 शताब्दियों तक अपरिवर्तित रही। जमींदार जो भूमि कर जोतदारों से वसूल करते हैं उसको लगान, अब भूमि कर जोतदारों से वसूल करते थे जमींदार तो उसको लगान कहते थे, और जो सरकार को दे था वह मालगुजारी। सरकार को जब दिया जाता है तो वह मालगुजारी है, लेकिन जमींदार को दिया जाता है तो वह लगान था, है ना, यही चीज़ है, ठीक है। इस तरह देकर 2 भागों में बट गया लगान और मालगुजारी, दोनों आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए, लगान और भू राजस्व। लगान तथा भू राजस्व सिद्धांत एक ही है क्योंकि दोनों ही कब्जे के कारण देय होती, किंतु व्यवहार में दोनों निम्न अंतर है। दोनों में क्या निम्न अंतर है? भू राजस्व सरकार द्वारा लगाया गया कर है जो किसी अधिनियम में बनाए गए नियमानुसार लगाया जाता है। भू राजस्व सरकार द्वारा लगाया गया कर है जो किसी अधिनियम में बनाए गए नियमानुसार लगाया जाता है, किंतु लगान संविधानुसार लगाया जाता है। लगान जो है संविधा के अनुसार लगाया जाता है। भूमिधर सरकार को भू राजस्व देते हैं जबकि आसामी अपने असल काश्तकार को या गांव सभा को लगान देता है। आसामी क्या है? आसामी किसान ही होगा, अपने असल काश्तकार को या गांव सभा को लगान देता है। लगान संविदा की वस्तु है जो पक्षकारों के करार से परिवर्तित की जा सकती है भू राजस्व सरकार द्वारा। यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं, ठीक है। खेती ज़मीन के लिए कर्ज कैसे प्राप्त होता है? तो बैंक कर्ज वगैरह देता है, तो ये सब चीज़ें अलग हैं। हाँ, तहसील दिवस की बातें करते हैं। तहसील दिवस, तो तहसील दिवस जो होता है, ये तहसील दिवस को जन सामान्य सरकार से संबंधित अपनी समस्याओं को लेकर समस्त तहसील स्तरीय अधिकारियों से मिल सकते हैं। प्रत्येक आवेदनकर्ता को उसके आवेदन की एक रसीद दी जाती है जिसमें 10 अंकों का क्रमांक अंकित रहता है। तहसील दिवस पर जिले के सभी बड़े अधिकारी जैसे जिला अधिकारी, उपसंभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो एवं लेखपाल आदि तहसील पर उपस्थित होते हैं। तहसील दिवस का आयोजन प्रत्येक माह के प्रथम तथा तृतीय मंगलवार को जिले की हर तहसील में प्रातः 10 बजे से किया जाता है। तो पहले मंगलवार और तीसरे मंगलवार को प्रत्येक महीने के
शुरू होता है प्रातः 10 बजे से, ठीक है, याद रखिएगा। पहला मंगलवार और तीसरा मंगलवार महीने का उसी दिन तहसील दिवस होता है, जिसमें जिला अधिकारी, उपसंभागीय अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार ये लोग उपस्थित होते हैं, ठीक है। थाना दिवस भी होता है। थाना दिवस में पुलिस विभाग के सभी बड़े अधिकारी उपस्थित होते हैं, ठीक है। खेती ज़मीन का मालिकाना हक कैसे मिलता है, तो उत्तराधिकारी से उत्तराधिकार से मिलता है, धारा 171, 175 ऐसा कहती है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर कि भूस्वामी की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी का नाम दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है। विवाद रहित होने की दशा में क्या होता है, भूस्वामी की मृत्यु होने पर उत्तराधिकारी का नाम दाखिल करने की प्रक्रिया क्या है। विवाद रहित होने की दशा में जब किसी भूस्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसका वारिस उसकी मृत्यु की सूचना संबंधित क्षेत्र के पटवारी या लेखपाल को देगा, मतलब मृत्यु प्रमाण पत्र वगैरह बनवा के, और पटवारी उस तथ्य की सत्यता की संक्षिप्त जांच के उपरांत अपने विभागीय प्रपत्र भरकर विवाद रहित होने की दशा में सुपरवाइजर कानूनगो को देगा और उसके आदेश पर मृतक की संपत्ति से मृतक का नाम काट कर उसके वारिस का नाम दर्ज कर देगा। तो लेखपाल साहब दे देंगे कानूनगो साहब को और कानूनगो साहब ये दर्ज कर देंगे, ठीक है। विवादित होने की दशा में क्या होगा, यदि पटवारी अथवा लेखपाल या सुपरवाइजर कानूनगो को इस बात की जानकारी होती है कि उक्त मामला विवादग्रस्त है तो वह उस मामले को तहसीलदार को भेज देगा और तहसीलदार मामले से संबंधित उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अपना निर्णय देंगे। और यदि कोई पक्ष तहसीलदार के निर्णय संतुष्ट नहीं होता तो वह उसकी अपील सहायक कलेक्टर के न्यायालय में तथा इसके विरुद्ध कमिश्नर के न्यायालय में कर सकेंगे, अगर विवादित ज़मीन है तब, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा आपको जाननी भी चाहिए। खेती की ज़मीन के क्रय करने पर मालिकाना, खेती जमीन की संक्राय अधिकार वाली भूमिधर अधिनियम में बनाए गए नियमों के अनुसार अन्य को संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अनुसार विक्रय कर सकता है। आप भी बेच सकते हैं अधिनियम की धारा 54 के अनुसार दूसरे को। खेती जमीन को पट्टे पर प्राप्त करना, सरकार किसी भी व्यक्ति को भूमि किसी भी प्रयोजन हेतु या कृषि प्रयोजन हेतु पट्टे पर दे सकती है। एक तरह से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि उस पर दे सकती है, किंतु इस पर प्रतिबंध यह है कि उस व्यक्ति के पास कुल भूमि जो पट्टे पर दी जाती है उसको जोड़कर 12 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए तो पट्टा पे मिलेगी। खेती ज़मीन की मालिकाना वसीयत द्वारा और ये सब चीज़ें तो थोड़ा सा अलग चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पर आपने बहुत सी चीज़ें देखी, तहसील दिवस, खेती ज़मीन का मालिकाना हक, इन सब के बारे में बोर नहीं होना है। आपके ही जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं। अगर आप लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तब भी नहीं दे रहे हैं तब भी आपको ये सब चीज़ें जाननी चाहिए। क्या होता है आपके सामने ज़रूर आएंगी, आज नहीं तो कल आएंगी, आने वाली तो हैं ही। दाखिल खारिज हो गया, खेवट क्या है, दिनचर्या बही क्या है, किसान बही क्या है, खसरा खतौनी, ये सब चीज़ें आपने देख लिया। और अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग थोड़ा सा अलग चीज़ें पढ़ेंगे क्योंकि हमने आपको बताया था पेज नंबर 87 से, तो अब हम पीछे आते हैं। लेखपाल कार्य एवं विभागीय जानकारी, चकबंदी एवं राजस्व विभाग के बारे में देखेंगे। बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ें आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। आपको बोर तो होना ही नहीं है। बोर होंगे तो पढ़ नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, अपनी किताब में टिक भी कर लीजिए। बोर तो नहीं होना है, एग्ज़ाम निकालना है तो बोर होकर क्या फ़ायदा, बोर होने से थोड़े निकलेगा एग्ज़ाम। लेखपाल कार्य एवं विभागीय जानकारी। अब चकबंदी एवं राजस्व विभाग, तो चकबंदी क्या होती है, चकबंदी क्या होती है। देखिए होता क्या है कि मान लीजिए आप ही किसी गांव में रहते हैं और चकबंदी आपके यहाँ, आपके गांव में चकबंदी होने वाली है। तो चकबंदी में होता क्या, चकबंदी नाम में देखिए चकबंदी, चक जो होता है खेत को बोलते हैं, चक बोलते हैं। खेत कहीं पे होता है, मान लीजिए आपका 2 बीघा कहीं पर खेत है तो वो एक कहते हैं कि अरे वहाँ वाला चक है हमारा। तो चकबंदी में क्या होता है, आपके पास 2 बीघा उस गांव में है, 1 बीघा अपने गांव में है, 5 बिस्वा यहाँ पर है, 6 बिस्वा वहाँ पर है। तो चकबंदी में सब कुछ एक जगह बंदी बनाकर, बंदी है ना, कुल मिलाकर एक जगह अगर आपको व्यवस्थित करके आपके गांव में ही खेत आपको दे दिया जाए और इस पर आप सहमत भी हों, अगला वाला पक्ष भी सहमत हो ही जाते हैं लगभग लोग, तो यही होती है चकबंदी। कुल मिलाकर एक जगह आपको ज़मीन दे दी जाती है और जो ज़मीन दी जाती है उसको चक कहा जाता है ना। तो चक कहा जाता है, वही चकबंदी हो जाती है और उस पर दोनों पक्षों को जिसकी भी ज़मीन वहाँ पर होती है। इसमें कई चीज़ें और होती हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी की ज़मीन रोड पर है, रोड पर है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। मान लीजिए कोई हाईवे वगैरह है तो वहाँ पर वैल्यू ज़्यादा होती है और वह व्यक्ति चाहता है कि उसकी ज़मीन रोड से, वह चाहता है कि वह अपने गांव में लेकर चला आए। गांव में लेकर कैसे आएगा, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू ज़्यादा है, गांव में इसकी वैल्यू कम है। तो रोड पर मान लीजिए उसकी ज़मीन 2 बिस्वा थी, 2 बिस्वा थी, बिस्वा बोलते हैं ना, बिस्वा,
2 बिस्वा ज़मीन थी रोड पर उसकी। वो चाहता है कि उसके गांव में चली आए ज़मीन, वो थोड़ा सा कोई भी ज़मीन ऊसर वगैरह भी रहेगी, मतलब जो उपजाऊ नहीं है तब भी चल जाएगा काम उसका। तो जब वह 2 बिस्वा को चकबंदी के दौरान लेकर आता है अपने गांव में, तो उसको ज़मीन ज़्यादा मिलती है। 2 बिस्वा की जगह उसको 15 बिस्वा 20 बिस्वा भी मिल सकती है, ऐसा होता है। ठीक है। और यहाँ पर जो ज़मीन होती है, यहाँ का व्यक्ति अगर चाहे तो यहाँ पर जाकर ज़मीन ले सकता है, इससे उसको वहाँ पर 3 बिस्वा मिलेगी। तो ये सब भी चीज़ें होती हैं चकबंदी में। तो चकबंदी यही है। अब इसको बेहतर तरीके से देखते हैं किताबी भाषा में, है ना। चलिए, चकबंदी निदेशालय के बारे में। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ वर्ष 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ। तो उत्तर प्रदेश में चकबंदी की शुरुआत कहाँ हुई? 1954 में। 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ। ठीक है। उत्तर प्रदेश में चकबंदी 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील व सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ था। चकबंदी योजना को वर्ष 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। 1954 में मुजफ्फरनगर के कैराना तहसील, सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील से हुआ उत्तर प्रदेश में 1954 में, लेकिन 1958 में पूरे प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी योजना के संचालन हेतु चकबंदी संचालक या आयुक्त के अधीन चकबंदी विभाग का गठन किया गया। चकबंदी संचालक के कार्यों में सहयोग हेतु अतिरिक्त चकबंदी संचालक व संयुक्त चकबंदी संचालक का प्रावधान किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें 1954 में 1958 में पूरे राज्य में लागू किया गया। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है। ठीक है, जो कि प्रत्येक कटक के काश्तकारों, जनता, जनप्रतिनिधियों तथा भूमि प्रबंधक समिति सहभागिता से संपादित की जाती है। समिति की सहभागिता से संपादित की जाती है। जनता, जनप्रतिनिधियों, कटक के काश्तकारों। अधिकतम सहभागिता एवं पारदर्शिता हेतु प्रत्येक कटक के लिए एक चकबंदी समिति गठित की जाती है, जिसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। ठीक है। तो अधिकतम सहभागिता एवं पारदर्शिता हेतु प्रत्येक कटक के लिए एक चकबंदी समिति गठित की जाती है। अगर इस प्रकार से पारदर्शिता नहीं रहेगी तो कानूनगो साहब, लेखपाल साहब, चकबंदी आयुक्त वगैरह को पैसा खिला के लोग अपना काम करवा सकते हैं कि 1 बीघा उनका है तो उनको 5 बिस्वा दीजिए, हमको 2 बीघा दीजिए। ऐसा काम हो जाता है, करते हैं लोग। लेकिन इसीलिए कम से कम, मतलब इसी पारदर्शिता सहभागिता के लिए चकबंदी समिति गठित की जाती है, जिसमें कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। समिति को अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी अधिकतम 4 व्यक्तियों के नाम सम्मिलित कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं। चकबंदी लेखपाल जो होते हैं चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होते हैं, जबकि राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं, डीएम साहब के अधीन होते हैं। ठीक है। लक्ष्य एवं दूरदर्शिता के बारे में यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं। अभी तक जो चीज़ें आपने पीछे देखा उसको टिक कर लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए। आगे थोड़ा सा बोरिंग भी है, बोर भी हो सकते हैं, लेकिन प्यार से देखते रहिए, आराम से पढ़ना है तो बोर नहीं होंगे। चलिए, चकबंदी का उद्देश्य तथा उत्तर प्रदेश के चकबंदी अधिनियम 1953 के मुख्य तत्व। 1953 में कौन सा अधिनियम है? चकबंदी अधिनियम। तो ये भी याद रखिए, 1953 का उत्तर प्रदेश का चकबंदी अधिनियम 1953 में आया है। 1953 में आया, जिसके कुछ महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर दिए गए हैं कि चूँकि चकबंदी प्रक्रिया किसी ग्राम के पिछले बंदोबस्त के आधार पर की जाती है, जो पिछला बंदोबस्त किया गया उसी के आधार पर की जाती है, इसलिए चकबंदी प्राधिकारी खेतवार पड़ताल के समय इस बात का आकलन करते हैं कि पिछले बंदोबस्त तथा वर्तमान चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ होने के समय की अवधि में किसी प्रकार के अवैधानिक आदेश तो पारित नहीं किए गए हैं, है ना। तो पिछले बंदोबस्त के बारे में देखते हैं कि कोई अवैधानिक आदेश तो पारित नहीं किए गए हैं। विशेष रूप से ग्राम सभा या स्थानिक प्राधिकारी या राज्य सरकार में निहित भूमि तथा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 132 की भूमि के संबंध में जांच की जाती है। यदि इस प्रकार के कोई अवैधानिक आदेश चकबंदी प्राधिकारियों के संज्ञान में आते हैं तो उन्हें तुरंत दुरुस्त किया जाता है ना। तो याद रखिए आगे, अत्यधिक समय हो जाने के कारण किसी ग्राम के नष्ट हो चुके अस्थायी सीमा चिन्हों को चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत पुनर्स्थापित करते हुए तथा सीमा को यथास्थान सुनिश्चित करना चकबंदी प्राधिकारियों का दायित्व होता है। ठीक
ठीक है, 1953 का चकबंदी अधिनियम के कुछ मुख्य तत्व यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक चक को चक्रोड तथा नाली प्रदिष्ट की जाती। चक्रोड क्या होता है? चक। चक अभी हमने बताया खेत ही चक है, तो रोड यानी चक्रोड, खेत के आसपास जो चक्रोट होता है ना, चक्रोड बोलते हैं। तथा नाली प्रदिष्ट की जाती है, प्रत्येक खेत के लिए चक्रोड नाली, ताकि पानी भी वहाँ पर पहुँच सके खेतों में, और चक्रोड भी हो ताकि ट्रैक्टर वगैरह भी जा सकें खेतों में। ठीक है, चकबंदी प्रक्रिया में ग्राम के चारों ओर परिपथ का निर्माण किया जाता है। चकबंदी प्रक्रिया में गांव के चारों ओर परिपथ, एक रोड मतलब चक्रोड का निर्माण किया जाता है, जिससे कृषक गण और ग्रामीण जनता का आवागमन सरल हो सके, इसलिए किया जाता है। और भी चीज़ें की जाती हैं, स्कूल, चिकित्सालय, सामुदायिक केंद्र, खेल का मैदान, पशु चिकित्सालय, इन सब के लिए भी जो एक्स्ट्रा ज़मीन होती हैं, जो अतिरिक्त ज़मीन होती हैं, जो किसी के नाम में नहीं है, तो उसका भी व्यवस्था की जाती है। भविष्य के आबादी के प्रसार के लिए भूमि आवंटित की जाती है। यह भूमि सामान्य वर्ग के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति उन व्यक्तियों के लिए होती है जो भूमिहीन हो तथा जिनके पास आवास ना हो। चकबंदी प्रक्रिया में बचत की भूमि, जो बची हुई भूमि होती है, नवीन प्रति के रूप में प्राप्त होती है, जो कि ग्राम की ग्राम सभा के द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को विधि अनुसार पट्टे के रूप में आवंटित की जाती है ना। तो आपको अगर किसी गांव के आप लेखपाल हो गए, आपको पता है कि यहाँ पर 2 बीघा ज़मीन इस गांव में एक्स्ट्रा है, और प्रधान जी थे, आपको पता है, वीडियो साहब को भी पता होगा यह बात, वीडियो साहब जान रहे होंगे, फिर उसके बाद प्रधान जी जान रहे होंगे कि 2 बीघा ज़मीन एक्स्ट्रा है, किसी के नाम की नहीं है। तो प्रधान जी भी जान रहे हैं, और प्रधान जी के अलावा उप प्रधान लोग होते हैं तो वो भी जान रहे हैं। और यह 2 बीघा ज़मीन जो है कि लेखपाल साहब भी जान रहे हैं, और यह बात कानूनगो साहब के पास अभी पहुंची नहीं है, या कानूनगो साहब नहीं जानते हैं। लेखपाल साहब को प्रधान जी 2-4 लाख रुपए थमा दिए, 2-4 लाख रुपए तो बढ़िया कमाई हो जाती है ना। ऐसे तो ये सब कार्य ना करिएगा, सत्य की राह पे चलना ही आपका कार्य होना चाहिए। तो लेखपाल साहब को 2-4 लाख रुपया दे दिए कि भैया 2-4 लाख रुपए लीजिए, और लेखपाल साहब जो है कि वीडियो साहब को भी कुछ पकड़ा दिए कि लीजिए भैया आप भी रखिए, या प्रधान जी ही बात कर लेंगे आपसे, प्रधान जी आपसे मिल लेंगे, और प्रॉपर तरीके से जो एक्स्ट्रा ज़मीन थी, अतिरिक्त ज़मीन थी, प्रधान जी के नाम पर कर दी जाती है। तो ऐसा कार्य होता है। ठीक है, तो ये जो अतिरिक्त ज़मीन चकबंदी वगैरह में बची रहती है, प्रत्येक गांव में है, ऐसी ज़मीनें होती हैं जो जहाँ पर किसी का नाम नहीं होता है। ठीक है, राजस्व, हाँ, चकबंदी प्रक्रिया में बचत की भूमि नवीन प्रति के रूप में प्राप्त होती है, जो कि ग्राम की ग्राम सभा के द्वारा भूमिहीन व्यक्तियों को विधि अनुसार पट्टे के रूप में आवंटित की जाती है। भूमिहीन लोगों को पट्टे के रूप में, मतलब एक तरह से एग्रीमेंट के तरीके से दी जाती है। राजस्व ग्राम की खतौनी, खसरा तथा सजरा का नवीनीकरण किया जाता है, जिससे कि लंबे समय तक रखरखाव किया जा सके। खतौनी आप जान गए, खसरा जान गए, सजरा जान गए, भूचित्र, तो ये लंबे समय तक इसका रखरखाव किया जा सके, तो उसका फिर से नवीनीकरण, रिन्यूअल किया जाता है। भूमि से संबंधित विवादों, स्वत्व, भूचित्र संशोधन, जोतों का विभाजन, दाखिल खारिज, अभिलेखों का शुद्धिकरण आदि को लंबी प्रक्रिया के बजाय संक्षिप्त कार्यवाही के द्वारा निस्तारित किया जाता है, क्योंकि चकबंदी अधिनियम एक स्वतः परिपूर्ण विशेष अधिनियम है, जिसके अंतर्गत चकबंदी प्राधिकारियों का अधिकार भी प्रदान किए गए हैं, है ना। तो भूमि का जो भी विवाद होता है चकबंदी वगैरह में समझा बुझा के, ठीक है भैया चलिए ये हो गया, ऐसे ऐसे करके तो भूमि विवाद भी ख़त्म किए जाते हैं इसके द्वारा। तो यह जो आप एक्ट देख रहे हैं वो 1953 में आया हुआ है। बहुत सी चीज़ें आप यहाँ पर सीख चुके हैं, और भी चीज़ें हैं। चकबंदी अधिनियम की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह कृषकों को विभिन्न स्तरों पर विधिक प्रक्रिया से सुरक्षा प्रदान करता है। ग्राम के चकबंदी प्रक्रिया में आने के पश्चात अन्य न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया जाता है। चकबंदी में आ गया तो चकबंदी से ही सुलह करवा दिया जाता है, अन्य न्यायालयों से क्या होता है, क्षेत्र, इसका अधिकार क्षेत्र समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, यह राज्य सरकार की विवेक पर निर्भर करता है कि कोई ग्राम या उसका भाग चकबंदी प्रक्रिया के अंतर्गत प्रख्यापित किया जाए। इस संबंध में अधिनियम में एकमात्र प्रतिबंध है कि किसी ग्राम में धारा 52 के प्रकाशन के 20 वर्ष पश्चात ही उसे पुनः चकबंदी हेतु प्रख्यापित किया जा सकता है। मतलब कि एक बार कर दिया गया तो 20 साल बाद, विशेष परिस्थितियों में 10 वर्ष में भी यह हो सकता है ना। विशेष परिस्थितियों में 10 वर्ष में भी चकबंदी हो सकती है। ठीक, यहाँ पर कुछ और चीज़ें हैं।
कि यद्यपि अधिनियम तथा नियमावली में किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु कोई पूर्व शर्त नहीं रखी गई सिवाय इसके जो कि पूर्व प्रस्तर में उल्लिखित है, किंतु प्रशासनिक निर्देशों के द्वारा कतिपय औपचारिकताएं आवश्यक हैं तथा ग्राम सभा के द्वारा चकबंदी प्रारंभ किए जाने हेतु किया गया प्रस्ताव ग्राम के कुल क्षेत्रफल का 40% कृषि योग्य होना, ग्राम के अधिकांश जनता का चकबंदी के पक्ष में होना तथा अंत में कलेक्टर या जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा पुनः चकबंदी कराए जाने की संस्तुति। कुल क्षेत्रफल का 40% कृषि योग्य होना, गांव के अधिकांश जनता का चकबंदी के पक्ष में होना तथा अंत में कलेक्टर या जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा पुनः चकबंदी कराए जाने की संस्तुति। ठीक है, तो ये भी चीज़ें हैं दी गई हैं। अधिनियम इस बात की भी व्यवस्था करता है कि यदि किसी ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया गतिमान है, किसी गांव में चल रही है और किसी स्तर पर यह प्रतीत होता है कि ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया बंद किया जाना आवश्यक है, ऐसी कोई बात होगी कि बंद करिए चकबंदी प्रक्रिया, बड़ी लड़ाई झगड़ा आपकी वजह से गोली चल गई गांव में, तो अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत चकबंदी आयुक्त को अधिकार प्रदान किए गए हैं कि संबंधित ग्राम में चकबंदी प्रक्रिया समाप्त करने संबंधी विज्ञप्ति जारी करें। इस हेतु जो चकबंदी नियमावली के नियम 17 में कतिपय पूर्व शर्तें वर्णित हैं। ठीक है, तो ये जो एक्ट आपने देखा यहाँ पर 1953, एक बार खुद से जो टिक हुआ है फिर से पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। खसरा और खतौनी कौन तैयार करता है, तो लेखपाल साहब न करते हैं, तो अभी तो हम लोग पढ़े। भूमि की पैमाइश का कार्य कौन सा विभाग करता है, राजस्व विभाग। भूमि की पैमाइश नाप का कार्य कौन करता है, राजस्व विभाग करता है। भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा होता है, भूमि का उपयोग करने के लिए तो लगान होती है। जमाबंदी तैयार की जाती है, जमाबंदी आगे हम लोग पढ़ेंगे, 2 प्रतियों में यह तैयार होती है जमाबंदी। जमाबंदी का आशय अभिलेखों के अधिकार, राइट्स ऑफ रिकॉर्ड की बात है, जो भूमि अभिलेख को इंगित करता है। इन रिकॉर्डों का रखरखाव तहसील द्वारा प्रत्येक गांव के लिए किया जाता है। इसमें भूस्वामी, भूमि क्षेत्रफल इत्यादि का ब्यौरा होता है। जमाबंदी की 2 प्रतियां बनाई जाती हैं, जिनमें से एक सरकार के पास तथा दूसरी पटवारी के पास रखी जाती है। एक सरकार के पास, दूसरी पटवारी के पास, एक सरकार के पास, दूसरी पटवारी के पास 2 प्रतियां बनाई जाती हैं जमाबंदी की। ठीक है, याद रखिएगा। और आप चाहें तो आपकी भूमि है, आपकी ज़मीन है, खसरा खतौनी, आप यूपी भूलेख वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगी चीज़ें। आप अपनी गाटा संख्या वगैरह वगैरह उसमें डालेंगे तो वहाँ पर आपका डिटेल आ जाएगा नाम के साथ, कितना क्षेत्रफल है आपके पास, सब कुछ चीज़ें पता चल जाएंगी वहाँ पर आपको। यहाँ और क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं 15 वगैरह में। भूमि के विक्रय के समय मुद्रांक शुल्क लगाया जाता है। यहाँ पर जितने ऑप्शन हैं सब गलत हैं। मुद्रांक शुल्क भारत में स्टाम्प शुल्क जो होता है, स्टाम्प शुल्क भारत में भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है। तो स्टाम्प अधिनियम कब आया था, 1899 के अनुच्छेद 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है। 13 के आधार पर आरोपित किया जाता है। स्टाम्प शुल्क इंस्ट्रूमेंट्स के आधार पर रोपित होता है। यहाँ इंस्ट्रूमेंट का आशय उस दस्तावेज से है जो भूमि की बिक्री को प्रमाणित करता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य दोनों में से जो भी ज़्यादा हो पर लगाया जाता है। स्टाम्प शुल्क भूमि की बाजार कीमत या अनुबंध मूल्य दोनों में से जो भी ज़्यादा हो पर लगाया जाता है। तो बाजार कीमत, अनुबंध मूल्य दोनों में से जो ज़्यादा होता है उसी के बेस पे लगा दिया जाता है, उसी के आधार पर लगाया जाता है। ठीक है, तो ये स्टाम्प शुल्क होता है। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां, कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को कहते हैं सर्वेक्षण कला, इसको कहते हैं। ठीक है, और एक कृषि के खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी, कृषि के खेत के मापन की सबसे उत्तम विधि क्या है, जरीब द्वारा। आप जरीब देखे होंगे, जरीब अपने गांव में देखे होंगे, कभी लेखपाल वगैरह या किसी का ज़मीन का विवाद चलता है तो लेखपाल साहब आते हैं और संभव हो जाता है तो कानूनगो साहब भी आ जाते हैं और गांव के प्रधान वगैरह लोग होते हैं, गांव के कुछ लोग और होते हैं, और जिन लोगों के बीच में विवाद चलता रहता है वो लोग भी होते हैं और जरीब के द्वारा खेत की नपाई उपाई करते रहते हैं। ग्रामीण परिवेश से होंगे तो आप देखे होंगे ये सब चीज़ें। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में प्राचीन समय में कृषि खेत के मापन हेतु एक जंजीर का प्रयोग किया जाता था, इसे ही जरीब कहते हैं। यह जरीब 55 गज या 20 नॉट के बराबर होती है। इसमें लगभग आप देखेंगे कि कम से कम यह होती है 20 मीटर की, 20 मीटर की होती है, 20 मीटर ही है, 20 मीटर की होती है। ठीक है, और इसमें 20 मीटर की होती है और इसमें 100 वो लगा होता है, ऐसे ऐसे होता है, 100 लगे होते हैं, हमने देखा है। तो 100 इसमें लगे होते हैं और 20 मीटर की होती है। ठीक है, तो 20 मीटर की होती है, उसी के हिसाब से
नापा जाता है। एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा कहते हैं। तो ये एक जरीब के वर्ग को 1 बीघा तो नहीं, बीघे का अलग अलग जगह पर अलग अलग चलता रहता है उत्तर प्रदेश में। अभी पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ पर 1 जरीब का स्क्वायर करेंगे तो 1 बीघा नहीं होगा। और वही आप चले जाएंगे, आप गोंडा की साइड चले जाइए, बस्ती के साइड चले जाइए, लखीमपुर खीरी में चले जाइए, तो वहाँ उन सब क्षेत्रों में क्या होता है 10 बिस्वा में आप होंगे वहाँ के तो बताइएगा। हमने तो जितना सुना है कि 10 बिस्वा में 10 बिस्वा बराबर 1 बीघा माना जाता है। ये हमने गोंडा के कुछ लोगों से सुना है 10 बिस्वा में 1 बीघा होता है। और वहीं आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में चले जाएंगे तो वहाँ पर जो है कि 20 बिस्वा बराबर 1 बीघा होता है, वहाँ पर बीघा बड़ा होता है। वहीं आप इधर आ जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो यहाँ पर भी सिस्टम कुछ अलग ही है। कहीं कहीं पर बिस्वा बोला जाता है तो बिस्वा को कहीं पर कट्टा बोलते हैं, कट्टा ही शायद बोलते हैं। ऐसे ऐसे नाम है अलग अलग जगह पर। तो आप जहाँ भी आपकी ड्यूटी वगैरह लगे लेखपाल की तो आप वहाँ पर देख लेंगे, ये सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चकबंदी प्रक्रिया के बारे में, चकबंदी आपने देख ही लिया कैसे होती है, तो अब चीज़ें आपने देख लिया। धारा 4 वगैरह के प्रकाशन के उपरांत ग्राम में चकबंदी समिति का गठन भूमि प्रबंधन समिति के सदस्यों में से किया जाता है। यह समिति चकबंदी प्रक्रिया के प्रत्येक स्तर पर चकबंदी प्राधिकारियों को सहयोग एवं परामर्श प्रदान करती है। तदुपरांत चकबंदी लेखपाल ग्राम में जाकर अधिनियम की धारा 7 के तहत उसके बाद जो है कि चकबंदी लेखपाल जो हैं गांव में जाकर अधिनियम की धारा 7 के तहत भू चित्र संशोधन स्थल के अनुसार करता है एवं चकबंदी करता धारा 8 के अंतर्गत पड़ताल कार्य करता है, जिसमें घाटों की भौतिक स्थिति, पेड़, कुओं, सिंचाई के साधन व अन्य समुन्नतियों का अंकन आधार पत्र 2 का में करता है। खतौनी में पाई जाने वाली अशुद्धियों का अंकन आकार पत्र 4 में करता है। ठीक है, तो भूचित्र संशोधन वगैरह इस प्रकार से हो रहा है। अधिनियम की धारा 8 के अंतर्गत सिद्धांतों का विवरण पत्र तैयार किया जाता है, जिसमें कटौती का प्रतिशत, सार्वजनिक उपयोग की भूमि का आरक्षण तथा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान अपनाए जाने वाले सिद्धांतों का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, पत्र 4 में ये चीज़ें होती हैं और 8 में ये होती हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं यहाँ पर गांव में चकबंदी की प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु 5 वर्ष की अधिकतम समय अवधि निर्धारित है कि 5 वर्ष की अवधि में चकबंदी प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए, पूर्ण कर लीजिए कि मतलब पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, 5 वर्ष का समय निर्धारित भी है। और यहीं हमने क्या देखा था कि अगर कहीं ऐसी स्थिति होती है तो गांव के कुल क्षेत्र पर 40% कृषि योग्य लोग हैं, कृषि योग्य भूमि है, गांव के अधिकांश जनता का चकबंदी के पक्ष में होना तथा अंत में कलेक्टर या जिला उप संचालक चकबंदी द्वारा पुनः चकबंदी कराए जाने की संस्तुति भी मिलती है, तब चकबंदी हो सकती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं राजस्व विभाग के बारे में। पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। आप लेखपाल देने जा रहे हैं तब भी बहुत ध्यान से देखिएगा राजस्व विभाग के बारे में। राजस्व विभाग में राजस्व सचिव शाखा के अंतर्गत निम्नलिखित 5 विभागाध्यक्ष होते हैं। नंबर 1 राजस्व परिषद, नंबर 2 चकबंदी आयुक्त, नंबर 3 राहत आयुक्त, नंबर 4 निदेशक भूमि अध्याप्ति उत्तर प्रदेश, प्रमुख संपादक जिला गजेटियर। 5 होते हैं, 5 विभागाध्यक्ष विभागों के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, ये सभी विभागाध्यक्ष लखनऊ में स्थित हैं, मतलब लखनऊ में ही हैं। ओके, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजस्व विभाग की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वर्तमान में भी आप देख सकते हैं, हो सकता है किताब पहले की हो सकता है, फिर भी वर्तमान में जितना हमें पता है कि राजस्व विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राजस्व परिषद में कई चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। राजस्व परिषद क्या है? रेवेन्यू बोर्ड, उत्तर प्रदेश में मालगुजारी से संबंधित न्यायिक कार्यों की सबसे बड़ी संस्था राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद राजस्व प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण विभाग है। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई थी, प्रयागराज में हुई थी। पहली बार स्थापना 1831 में प्रयागराज में हुई थी। राजस्व परिषद राजस्व न्यायालयों का शीर्ष न्यायालय है। ओके, राजस्व परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है। राजस्व परिषद के सदस्य कमिश्नरों में से ही नियुक्त किए जाते हैं। राजस्व परिषद के कार्यों को हम सामान्य रूप से 2 भागों में बांटते हैं, एक प्रशासनिक, एक न्यायिक कार्य। प्रशासनिक कार्य और न्यायिक कार्य, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। यहाँ पर चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो सीधे सीधे आपके पेपर में मिल सकती हैं, है ना। जितना दिया गया है हमने देखा इसको, और हैं महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, आपको जाननी भी चाहिए। तो प्रशासनिक कार्य हैं राजस्व परिषद के, और न्यायिक कार्य हैं, न्यायिक कार्य हैं।
तो प्रशासनिक कार्यों में बंदोबस्त, भू अभिलेखों का रखरखाव, मालगुजारी और अन्य देयों की वसूली, भूमि अर्जन आदि आते हैं। और न्यायिक कार्यों में अपीली, निगरानी और पुनर्विलोकन आदि आते हैं। राजस्व परिषद का मुख्यालय प्रयागराज में है, इलाहाबाद में है। राजस्व मुख्यालय का कार्यालय जो है कि मुख्यालय इलाहाबाद में है। ठीक है। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1947-48 में राजस्व परिषद के प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्यों को अलग कर दिया गया। प्रशासनिक कार्य अलग, न्यायिक कार्य अलग कर दिए गए। 1947-1948 में प्रशासनिक शाखा को लखनऊ ले जाया गया और न्यायिक शाखा को प्रयागराज में बनाए रखा गया। तो प्रशासनिक को कहाँ लेके चले आए? लखनऊ। और न्यायिक को प्रयागराज में लेके चले आए, मतलब प्रयागराज में ही रखा गया। यह व्यवस्था अभी भी जारी है, वर्तमान में यह व्यवस्था जारी है। वर्तमान में राजस्व परिषद में एक अध्यक्ष हैं, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य हैं। एक अध्यक्ष, 2 प्रशासनिक और 7 न्यायिक सदस्य हैं राजस्व परिषद में, रेवेन्यू बोर्ड में। ठीक है। राजस्व परिषद की स्थापना 1831 में इलाहाबाद में हुई और 1947-48 में इसको अलग कर दिया गया और प्रशासनिक शाखा लखनऊ में हस्तांतरित कर दी गई और न्यायिक शाखा इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज में। ठीक। जिला अधिकारी के अंतर्गत अपर जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। जिला अधिकारी के अंतर्गत अपर जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक और लेखपाल आते हैं। ठीक है। तो लेखपाल जी जब दरी बिछा बैठेंगे तहसील में तो कानूनगो साहब उनके सामने दिखेंगे और बाकी कार्य तो तहसीलदार वगैरह ही वहाँ पर मेन होते हैं ना। तहसील में नाम ही तहसीलदार। अभी हम लोग देखते हैं आगे और भी चीज़ें पता चलेंगी आपको। चलिए बढ़ते हैं आगे। राजस्व परिषद के कुछ अनुभाग हैं। अनुभाग कम से कम 16 कितने अनुभाग हैं? 11, 12 तो ऐसे अनुभाग हैं। और अनुभागों के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग हैं। तो जो लखनऊ में स्थित प्रशासनिक कार्यालय है उसमें 19 अनुभाग हैं और 14 प्रकोष्ठ हैं। प्रशासनिक कार्यालय में 19 अनुभाग हैं। अब अलग अलग अनुभाग को अलग अलग कार्य दिए गए हैं। राजस्व परिषद के प्रयागराज कार्यालय में 2 अनुभाग हैं। राजस्व परिषद का प्रयागराज जो कार्यालय है, जो न्यायिक वाला है ना, तो प्रयागराज में जो कार्यालय है उसमें 2 अनुभाग हैं। लेकिन प्रशासनिक वाले में कितने अनुभाग हैं? राजस्व परिषद के रेवेन्यू बोर्ड के 19 अनुभाग हैं। 19 अनुभाग हैं। ठीक है। राजस्व अनुभाग 1 द्वारा अन्य कार्यों के साथ राजस्व ग्रामों के सृजन और अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। जमींदारी का उन्मूलन राजस्व अनुभाग 1 का ही कार्य है। अनुभाग 1 का ही कार्य है जमींदारी का उन्मूलन के लिए। भूमि व्यवस्था लागू करने का काम राजस्व अनुभाग 1 द्वारा किया जाता है। तो जमींदारी से याद रख लीजिए कि जमींदारी निपट चुकी है, तो पहले ही हो चुकी, ख़त्म हो चुकी है। कहीं कहीं पर अभी भी हो सकती है भारत में, कहीं कहीं पर तो होगी ही। वैसे अभी तो कहीं देखने को मिलती नहीं। तो अनुभाग 1 में जमींदारी वगैरह की बातें हैं। नंबर 2, अनुभाग 2, इसमें क्या है देखिए, ग्राम पंचायत में निहित भूमि तथा अन्य संपत्तियों से संबंधित कार्य किए जाते हैं। इस अनुभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम, वृक्ष का रोपण किया जाए, ऊसर बंजर भूमि के आवंटन, हाट बाजार, मेलों, तालाबों, पोखरों, जल प्रणालियों से होने वाले आय व्यय संबंधी कार्य राजस्व अनुभाग 2 के अधीन है। ग्राम सभा द्वारा आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाने संबंधित शिकायतों से संबंधित कार्य भी करता है राजस्व अनुभाग 2। भूमि प्रबंधक समितियों का कार्य एवं उसका नियंत्रण भी राजस्व अनुभाग 2 के अधीन है। तो पहले में जमींदारी, दूसरे में ये सब हाट बाजार, मेला, पोखरा, तालाब और वृक्षारोपण सब राजस्व अनुभाग 2 में। और 3 में क्या है? राजस्व सचिव शाखा के सभी 14 अनुभागों के अधिष्ठान से संबंधित कार्य करता है। तो ये 3 में है। 4 में क्या है? 4 में क्या चीज़ें हैं? इसके अतिरिक्त अनुभाग 4 में IAS और PCS अधिकारियों के सृजन का कार्य किया जाता है। क्या है? इसके अतिरिक्त राजस्व अनुभाग 4 में IAS IPS अधिकारियों की सृजन का कार्य किया जाता है। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना विषय कार्य राजस्व अनुभाग 4 द्वारा किया जाता है। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना विषयक कार्य राजस्व अनुभाग 4 द्वारा किया जाता है। लेखपाल बन जाएंगे तो इन सब विद्यालय में आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो प्रशिक्षण ये सब चीज़ें जानते रहेंगे, यही सब बताए जाएंगे आपसे, तो ये जानते रहेंगे तो आपको आसानी होगी। वित्त आयोग को सूचना उपलब्ध कराए जाने का कार्य इसी अनुभाग द्वारा किया जाता है, राजस्व अनुभाग 4 द्वारा। ठीक है। राजस्व परिषद एवं जिलों में
भू अभिलेखों के सुदृढ़ीकरण, आधुनिकीकरण, अब कंप्यूटरीकरण का कार्य भी यहीं से होता है राजस्व विभाग 4 के द्वारा। ये भी याद रखिएगा, IAS PCS अधिकारियों के सृजन का कार्य भी किया जाता है। लेखपाल प्रशिक्षण विद्यालयों की स्थापना, अभिषेक कार्य राजस्व विभाग 4 द्वारा ही किया जाता है। ठीक है। अनुभाग 5, प्रदेश में नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन तथा उससे संबंधित विभिन्न मामले देखता है। अनुभाग 5, 75 जिले हैं। कितनी तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में? जितना हमें याद है कि 351 तहसीलें हैं उत्तर प्रदेश में, पता होना चाहिए चीज़ें। ये लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 351 तहसीलें हैं। देखिएगा, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। राजस्व विभाग 5 प्रदेश में नए मंडल, जनपद, तहसीलों के सृजन तथा उससे संबंधित विभिन्न मामले देखता है। मंडल, जिला, तहसीलों के भवनों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन राजस्व विभाग 5 के द्वारा किया जाता है। ठीक है। विभिन्न विभागों को राजस्व विभाग की भूमि उपलब्ध कराए जाने से संबंधित कार्य इसी अनुभाग द्वारा किए जाते हैं। ठीक है। उपनिवेश क्षेत्रों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत नेपाल सीमा विवाद, ये सब चीज़ें, तहसील, जिला निर्माण, ये सब चीज़ें अनुभाग 5 में ही है, ये याद रखिएगा। अनुभाग 6 की बात करें, इसी अनुभाग द्वारा राजस्व परिषद के लिए पदों का सृजन किया जाता है। इसी अनुभाग द्वारा राजस्व परिषद सदस्यों का कार्य विभाजन किया जाता है। भू राजस्व के अभ्यर्पण, छूट तथा मालिकाना संबंधित कार्य राजस्व अनुभाग 6 द्वारा किए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। रेलवे के अतिरिक्त भूमि का बंदोबस्त यही अनुभाग देखता है। अनुभाग 6, 6, 6, 6। ठीक है। रेलवे में 6 लगा देंगे। ठीक है। तो राजस्व अनुभाग 7 में क्या है? 7 में क्या है? भू राजस्व नहर दे, नहरों का दे जो होता है, तकावी दे, तकावी ऋण होता था, तकावी ऋण दिया जाता था, खेती करने के लिए ऋण देते थे, तथा उसको तकावी ऋण कहते थे। आप पढ़े होंगे इतिहास में, मुर्शिद कुली खान ने शुरू किया था संभवतः, देखिएगा, उसने तकावी ऋण देने की प्रक्रिया शुरू की थी किसानों को। तो तकावी दे तथा अन्य सरकारी दे की वसूली करता राजस्व अनुभाग 7। यह अनुभाग भू राजस्व तथा भू राजस्व की बकाये की भांति वसूल किए जाने वाले देयों की वसूली के लिए अचल संपत्ति का विक्रय करता है। ठीक है। राजस्व अनुभाग 8 में चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं। ठीक है। 6 में रेलवे की अतिरिक्त भूमि, 8 में चकबंदी से संबंधित कार्य किए जाते हैं, जो अभी चकबंदी आपने देखा है। तो 8 याद रखिएगा, चकबंदी 8, चकबंदी 8। राजस्व अनुभाग 9 में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के कार्य, तो लेखपाल साहब के कार्य भी राजस्व विभाग 9 तथा उनकी सेवा नियमावली और उनमें संशोधन संबंधित कार्य होते हैं। नंबर 9 में लेखपाल साहब के तहसीलदार, नायब तहसीलदार, कानूनगो, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल इत्यादि के कार्य तथा उनकी सेवा नियमावली और उनमें संशोधन संबंधित कार्य होते हैं। कृषि गणना, खेतों की हदबंदी, दाखिल खारिज संबंधी कार्य, बंटवारा संबंधी कार्य अनुभाग 9 ही करता है। टिक कर लीजिएगा, एक बार फिर से देखिएगा आप। ठीक है। तभी चीज़ें याद होंगी। अनुभाग 10 में क्या है? राजस्व अनुभाग 10 में निर्धारित मंडलों में प्राकृतिक आपदा, तो यानी प्राकृतिक आपदा वगैरह से संबंधित चीज़ें जो होंगी 10 में है, और 11 में बाढ़ वाली चीज़ें, मालगुजारी, लगान, प्राकृतिक आपदा के कारण मालगुजारी, लगान एवं अन्य सरकारी देयों की माफ़ी एवं स्थगन का कार्य अनुभाग नंबर 10 में। लेकिन 11 में क्या है? यह अनुभाग बाढ़ की वार्षिक समीक्षा करता है 11 में। 10 में आपदा है। एक सेकंड पानी ले लेते हैं। चलिए, तो यह अनुभाग सरकारी खर्च में मितव्ययिता का कार्य करता है, अनुभाग 10। लेकिन 11 क्या करता है? वार्षिक समीक्षा करता है। यह अनुभाग दैनिक बाढ़ एवं बाढ़ क्षति सूचना उपलब्ध कराता है ना। भूखमरी वगैरह की चीज़ें अनुभाग नंबर 11 में चीज़ें हैं। अनुभाग 12 में क्या है? अनुभाग 12 इतना सब अभी देख लीजिए। चलिए, यह अनुभाग अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम का कार्यान्वयन अतिरिक्त घोषित भूमि का बंदोबस्त करता है। यह अनुभाग उद्योग बंधु तथा उद्योगों की उच्च स्तरीय समिति संबंधी कार्य करता अनुभाग 12 है ना। अनुभाग 12 20 सूत्री कार्यक्रम के समन्वय का कार्य भी यही करता है। तो ये कुछ कार्य अनुभाग 12 के हैं। अनुभाग 13 के कार्य के अंतर्गत भूमि अध्यापी अधिनियम वगैरह, ठीक है। तो अभी इतना देख लिए तो आप एलिमिनेट भी कर सकते हैं। अनुभाग 14 क्या कर रहा है? 14 क्या कहता है कि यह अनुभाग सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रियाएं करता है। 13 में सर्वेक्षण और क्रियाएं संबंधी अभिलेख का कार्य। 13 SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 13 नंबर का जो है 13वां क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। पता होगा आपको, क्वेश्चन आ चुका है PCS प्री में। यह अनुभाग सर्वेक्षण एवं अभिलेख संबंधी क्रियाएं करता है। अनुभाग यहाँ पर 14 है। ठीक है।
यह अनुभाग भू राजस्व बंदोबस्त करता है। यह उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई इससे संबंधित समस्त कार्य करता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में स्थित है। भूलेख प्रशिक्षण संस्थान अनुभाग 14 भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई में है। उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान हरदोई जनपद में है, हरदोई जनपद में है। ठीक है, भूदान एवं ग्रामदान संबंधी कार्य यही करता है। नामांतरण दाखिल खारिज की रिपोर्ट तहसीलदार नायब तहसीलदार के न्यायालय में प्रस्तुत करता है, यही ओके। और उसके अलावा यहाँ पर तहसीलदार का पद प्रदेश के अधिकांश पूर्वी जिलों में है। भूमि के हक सीमांकन के बंटवारे संबंधित वाद उप जिलाधिकारी के यहाँ चलते हैं, एसडीएम साहब के यहाँ। उप जिलाधिकारी ग्राम पंचायत के सदस्यों और प्रधानों के निर्वाचन संबंधित याचिकाओं की सुनवाई करते हैं। इनके द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध जिला न्यायाधीश के न्यायालय में अपील की होती है। राजस्व अधिकारियों को कार्यपालक मजिस्ट्रेट के अधिकार भी होते हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व इन्हीं मजिस्ट्रेटों का होता है। ये सब कुछ और चीज़ें दी गई हैं, जैसे कि जिला स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने का उत्तरदायित्व डीएम साहब का है, जिलाधिकारी करते हैं। जिलाधिकारी जिले में और मंडलायुक्त मंडल में शासन के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। उप जिलाधिकारी एसडीएम साहब जिलाधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं। भू अभिलेखों के रखरखाव का उत्तरदायित्व जिला अधिकारी को सौंपा गया है। आपने जिलाधिकारी सुना, आपने एसडीएम सुना, आपने तहसीलदार सुना, आपने नायब तहसीलदार सुना, कई चीज़ें आपने सुना, लेकिन आपने कहीं पर सुना नहीं कि एसपी साहब, डीएसपी साहब, है ना। आप देखे होंगे गंगा जल मूवी, आप देखे होंगे, डीएसपी घूरे लाल होते हैं, तो वो 3 स्टार वाले डीएसपी होते हैं। तो दूसरे नंबर की है, जैसे कि एक एसडीएम है, दूसरे नंबर पे डीएसपी। एसडीएम साहब इधर देखिए तहसील में घूम रहे हैं, और डीएसपी साहब कहाँ रहते हैं, थाने होने में रहते हैं ना, तो डीएसपी घूरे लाल होते हैं। यहाँ पर जिला अधिकारी की बात हुई डीएम साहब की, तो आईपीएस साहब होते हैं जो एसपी होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। वैसे उत्तर प्रदेश में 4 जिलों में कमिश्नरेट सिस्टम शुरू कर दिया गया है। कमिश्नरेट सिस्टम नहीं तो जहाँ पर ऐसा नहीं शुरू किया गया है, मान लीजिए किसी ज़िले की बात करें, मान लीजिए बस्ती ज़िला, तो बस्ती ज़िले में जो एसपी साहब रिपोर्ट करते हैं डीएम साहब को, एसपी साहब डीएम साहब को रिपोर्ट करते हैं। लेकिन कमिश्नरी सिस्टम जब शुरू हो जाता है तो एसपी साहब डीएम साहब को नहीं रिपोर्ट करते हैं। जो कमिश्नर होते हैं वो डीएम साहब को रिपोर्ट नहीं करते हैं, वो सीधे मुख्यमंत्री के पास पहुँचते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, और डीएम साहब मुख्यमंत्री के पास पहुँचते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, तो इसीलिए आपको एसपी साहब का नाम नहीं सुनाई दिया, आपको कहीं पर डीएसपी साहब का नाम नहीं दिया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए। चलिए, हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर देखते हैं, हाँ, राजा टोडरमल भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान हरदोई में है। ये भी देखिए उत्तर प्रदेश भूलेख प्रशिक्षण संस्थान, और वही संस्थान है भूलेख प्रशिक्षण एवं सर्वेक्षण संस्थान हरदोई में है। ठीक है, और यहाँ पर है कि हाँ, कुछ योजनाओं के बारे में दिया गया है कि कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है। तो योजनाओं से 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए जो योजनाएं आपके सामने मिले संभवतः वहीं पर याद कर लीजिए। कृषि दुर्घटना बीमा योजना का संचालन 5 अक्टूबर 2004 से किया जा रहा है। ठीक है, बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को किया जाता है। द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी से अनुबंध किया गया। वर्तमान में इसके लिए बीमा प्रीमियम का भुगतान राज्य सरकार द्वारा बीमा कंपनी को किया जाता है। इसके लिए द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से अनुबंध किया गया है। OIC है ना, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी। राजस्व विभाग के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, जैसे राजस्व विभाग के द्वारा ही किए जाते हैं। जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, किसान बही इत्यादि। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243I तथा 243Y के अनुसार राज्य वित्त आयोगों का गठन प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन। ठीक है, तो 243I में। और उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 32 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी के लिए याद रखिए। आगे थोड़ा सा और चीज़ें, और दूसरा वाला जो चैप्टर शुरू होगा उसमें तो और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, बहुत महत्वपूर्ण। आपको बोर नहीं होना चाहिए, आपको पढ़ना है तो पूरा ही पढ़ना होगा। आप बोर हो रहे हो तो होइए, हम तो पूरा ख़त्म करेंगे। 2 लेक्चर बोलें तो 2 लेक्चर में जितना निपट जाएगा निपटा कर ही मानेंगे।
ओके। अब यहाँ पर जिला स्तरीय राजस्व प्रशासन की बात करें तो भारत में राज्यों को जिलों में विभाजित किया गया है, पता है। जिला प्रशासन सर्वोच्च अधिकारी जिला कलेक्टर होता है, ये भी पता है, जो या तो भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है या एसडीएम साहब प्रमोट होकर पहुँच जाते हैं, है ना। राज्य सिविल सेवा का पदोन्नत अधिकारी होता है, 20 साल लग जाएंगे एसडीएम से डीएम बनने। जिले को पुनः उपमंडलों में विभाजित किया जाता है, जिसका प्रशासनिक प्रधान, उप संभागीय अधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम होता है। उपमंडल को अनेक तहसीलों या तालुकों में बांटा जाता है, तहसील होगा तालुका में बांटा जाता है। तहसील या तालुकों का प्रशासन तहसीलदार नामक प्रशासनिक अधिकारी के अधीन होता है, ये भी पता है, तहसीलदार होते हैं। तहसील तालुका का विभाजन गाँव में किया जाता है और तहसीलदार तहसील स्तर पर राजस्व प्रशासनिक अधिकारी होता है, जो तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी होता है, जो तहसील स्तर पर करों की वसूली हेतु उत्तरदायी होता है। ठीक है। तहसीलदार शब्द मुगल काल का शब्द है, जो अरबी भाषा से उत्पन्न हुआ है। अरबी भाषा में तहसील का अर्थ होता है राजस्व सृजन, याद रखिएगा, अरबी भाषा में तहसील का अर्थ होता है राजस्व सृजन या संग्रह, और दार का अर्थ होता है पद का धारक। दोनों का संयुक्त अर्थ है कर संग्राहक, यानी तहसीलदार का अर्थ है कर संग्राहक। ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए किस प्रकार से संरचना होती है। जिला अधिकारी, एसडीओ या एसडीएम, तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक यानी कानूनगो साहब, फिर लेखपाल पटवारी नीचे हैं सबसे, है ना। आगे बढ़ते हैं। तहसीलदार भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी करता है, भू राजस्व से संबंधित मुकदमों का निर्णय भी तहसीलदार करता है। कानूनगो या राजस्व निरीक्षक खसरा और कतौनी का निरीक्षक होता है ना। यह लेखपाल या पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण करता है। लेखपाल या पटवारी अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली भूमि के खसरा एवं खतौनी लेख तैयार करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। तो लेखपाल साहब खतरा खतौनी तैयार करते हैं, पटवारी मतलब इनका जो है कि निरीक्षण कौन करते हैं, कानूनगो से ऊपर तहसीलदार वगैरह लोग हैं, एसडीएम वगैरह हैं। ठीक है। और कुछ चीज़ें यहाँ पर और दी गई हैं, ये सब कार्य वगैरह हैं। हाँ, राजस्व न्यायालय भी होते हैं। अभी आप राजस्व वो देख रहे थे रेवेन्यू बोर्ड, अब राजस्व न्यायालय की बात करते हैं। प्रदेश में इस समय कुल 2702 राजस्व न्यायालय हैं। कितना? 2702 राजस्व न्यायालय उत्तर प्रदेश में हैं। इसमें नायब तहसीलदार के न्यायालय से लेकर राजस्व परिषद तक के न्यायालय सम्मिलित हैं। राजस्व न्यायालय में नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचला न्यायालय है। एनटी जो होते हैं नायब तहसीलदार, एनटी बोल रहे हैं ना, नायब तहसीलदार का न्यायालय सबसे निचला न्यायालय है राजस्व न्यायालय में। राजस्व न्यायालय में राजस्व परिषद का न्यायालय सर्वोच्च है, राजस्व परिषद का न्यायालय सर्वोच्च है। ठीक है। चलिए, वर्तमान में प्रदेश के समस्त राजस्व न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण किया जा चुका है और राजस्व न्यायालयों के अधीन मुख्य विषय निम्नलिखित हैं। नामांतरण, दाखिल खारिज, जमीन का मालिकाना हक, मेड़बंदी, पैमाइश वगैरह वगैरह जो हमेशा चलती रहती हैं चीज़ें, वही सब चीज़ें हैं। राजस्व प्रशासन एवं कार्य क्या क्या हैं? अब वही कार्य जो हमने पीछे देखा है, अभी सब कुछ देखे हैं कि प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है। कलेक्टर सूर्यवंशम देखे होंगे, तो उसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कलेक्टर साहिबा हमारे तालुके में पिछले 4-5 महीने से पानी नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर पानी पहुँचाया जाए, है ना, सूर्यवंशम। तो वो कहते हैं कि इस वर्ष तो 2-4 महीने बाद पानी पहुँचेगा, है ना, कि एक गांव आपका है तो एक तालुके के लिए कैसे आपको पानी पहुँचा दिया जाए। देखिएगा, देखे होंगे ही, फेमस है। तो प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है। प्रत्येक जिले में कितने लेखपाल होंगे उनकी संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी, है ना। राज्य सरकार लेखपाल साहब के काम बढ़ा भी सकती है। 10 आपको 10 गांव दे दिए गए, दौड़ो घूमो करो भैया, कुल चारों तरफ खेत की मेड़ पर घूमो। तो प्रत्येक जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है। कलेक्टर जिले के गांवों को लेखपाल के हलकों में विभाजित कर सकता है। ठीक है। प्रत्येक जिले में कितने लेखपाल होंगे उनकी संख्या राज्य सरकार निर्धारित करेगी। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 लेखपाल के संबंध में है, ये याद रखिए, 1901 की धारा 23 लेखपाल के संबंध में है। तो धारा 23 जो है कि लेखपाल के संबंध में है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 लेखपाल के संबंध में है। तो कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 जो हमने देखा। चकबंदी का तात्पर्य एक कटक यूनिट के जोतों की विभिन्न खातेदारों के बीच इस प्रकार पुनर्व्यवस्था करने से जिससे कि
उनके अपने अपने खाते अधिक संहत हो जाएं। चकबंदी का उद्देश्य खातेदारों के बिखरे जोतों को एक जगह इकट्ठा करना है। चक क्या है? चक का तात्पर्य चकबंदी होने पर खातेदार को प्रदिष्ट भूमि के खंड से अर्थात चकबंदी होने के पश्चात खातेदार को जो भूखंड आवंटित होता है वह चक कहलाता है। ठीक है, तो वही चक कहलाता है। ठीक है, तो अब हम लोग अगला चैप्टर देखेंगे। आप में से कुछ लोग बोर हो चुके होंगे, लेकिन आपने बहुत कुछ पढ़ लिया, बहुत कुछ जान लिया। एक बार इसको रिवीजन करिए, लेकिन लेक्चर कम से कम 2 घंटे से ऊपर होने वाला है, तो दूसरा चैप्टर भी ख़त्म किया जाए। सिर्फ 2 लेक्चर में इसको ख़त्म किया जाएगा, और पहला लेक्चर अभी चल ही रहा है, तो दूसरा लेक्चर थोड़ा आसान होगा, लेकिन पहला थोड़ा सा टफ है। और यहाँ पर इस लेक्चर में हम लोग पंचायती राज व्यवस्था एवं ग्राम समाज के बारे में पढ़ेंगे। पंचायती राज व्यवस्था में बहुत सी चीज़ें हैं। आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग रहा होगा कि हमने पंचायतों के बारे में जानते हैं, जैसे कि पंचायत के बारे में आपको पता होगा कि बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जीवीके राय समिति, एलएम सिंघवी समिति जो बनी है, ये सब कमेटी, जैसा आप यूपीपीसीएस प्री 2021 ने क्वेश्चन ईयर वाइज पूछा, तो बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी 1957 में, और इसी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर उत्तर प्रदेश में कुछ काम भी हुआ है। तो आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या हुआ है, किस प्रकार से चीज़ें हुई हैं, और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पर आपको जाननी चाहिए। ऐसी चीज़ें हैं यहाँ पर कि आपको जो जाननी चाहिए, भले ही आप लेखपाल का एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, आप पीसीएस का पेपर दे रहे हैं, तब भी आपको यहाँ पर जाननी चाहिए चीज़ें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा गया कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही, आपको पता होगा कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में आया था। 1992 ना, 73वां संविधान संशोधन 1992, और 74वां संविधान 73वां ही था ना। एक सेकेंड। हाँ, तो 73वें संविधान से पंचायतों को दिया गया था संवैधानिक दर्जा। 74वें से म्यूनसिपाल्टीज़ जो होती हैं, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हम लोग देखेंगे, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, चलिए देखते हैं। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के लागू होते ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के पंचायत राज अधिनियमों अर्थात उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम 1947 एवं उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961, यानी 2 अधिनियम पहले उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। क्या है? 73वां संविधान संशोधन 1992 के पहले ही उत्तर प्रदेश में पंचायत राज अधिनियम 1947 में आ चुका है, और क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम 1961 में आ चुका है पहले ही। 1953 वाला चकबंदी वाला आप जान चुके हैं, ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से। ठीक है, में अपेक्षित संशोधन कर संवैधानिक व्यवस्था को मूर्त रूप दिया गया है ना। जब 73वां संविधान संशोधन हुआ तो अब इसको और मूर्त रूप दिया गया, इसमें संशोधन किया गया। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1995 में एक विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था। डिसेंट्रलाइजेशन विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था, जिसके द्वारा की गई संस्तुतियों के अध्ययनोपरांत तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति द्वारा वर्ष 1997 में 32 विभागों के कार्य चिन्हित कर पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई। 32 विभागों के कार्य, ठीक है, पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित करने की सिफारिश की गई थी। प्रदेश सरकार संवैधानिक भावना के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार एवं दायित्व संपन्न करने के लिए कटिबद्ध है। और पंचायती राज व्यवस्था का संक्षिप्त इतिहास की बात करें तो ऋग्वेद में सभा और समिति के रूप में लोकतांत्रिक स्वायत्तशासित संस्थाओं का उल्लेख मिलता है। और आप अथर्ववेद में देखेंगे कि सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है ना, अथर्ववेद में आपको मिलेगा। सभा और समिति ऋग्वैदिक काल से आपको आती हैं, इतिहास में आपको मिलते हैं कि लोकतांत्रिक ये चीज़ें हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में पंचायतों के विकास का कुछ चरण हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ पर हमने टिक किया है तो उसको देखते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 में आया। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ, और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से ही पंचायतों की स्थापना हो गई। पंचायतों की स्थापना हुई 15 अगस्त 1949 से। 15 अगस्त 1949 से पीसीएस, यूपी पीसीएस पर इन सब क्वेश्चन का ध्यान क्यों नहीं जाता? यूपी स्पेशल में ये सब क्वेश्चन बनने चाहिए, लेकिन वो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मतलब क्या बताया जाए जब पढ़ो ही ना उसको तो भी वो पूछ लेते हैं, ऐसे ही फालतू में बाहर करने के लिए लोगों को कुछ भी उल्टा सीधा पूछते रहते हैं।
15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। जैसे इस बार पूछे कि कौन सा 1975 में बना था, जो कतरनिया घाट वगैरह। अब क्यों परेशान कर रहे हो, ऐसा क्वेश्चन कौन पूछता है। थोड़ा ढंग का क्वेश्चन पूछिए कि जो मतलब ठीक है। अब उसको याद करने के लिए आपको सबका पता होना चाहिए कि कौन सा कब बना है। अब पटना हो गया, उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर हो गए, उत्तर प्रदेश में पार्वती अर्गा हो गया, और सबको कैसे याद करेगा कोई कि किस वर्ष ये लोग बने हैं। तो ये एक तरह से इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं कि सीधे सीधे आपको बाहर करना चाहते हैं कि आप कर ही ना पाओ, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन डाले जाते हैं। संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम 1947 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर जनरल द्वारा हस्ताक्षरित हुआ और प्रदेश में 15 अगस्त 1949 से पंचायतों की स्थापना हुई। ठीक है। इसके बाद जब देश का संविधान बना तो उसमें पंचायतों की स्थापना की व्यापक व्यवस्था की गई। आपको पता होगा डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 में गांधीयन प्रिंसिपल में पंचायतों की बात की गई है, पंचायतों को बनाने की बात की गई है। ठीक है, ये आपको पता होगा। चलिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि एक ग्राम पंचायत में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षित होने चाहिए। ये सीधे सीधे 73वें संविधान संशोधन में 33% आरक्षण की बात की गई। आप बताइएगा कौन सा ऐसा पहला राज्य जिसने पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण की बात की है। बात किएगा, पहली बार उसने कर दिया है। किस राज्य ने ऐसा किया है तो वो कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, हमारी पेन कहाँ चली गई। हाँ, तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है। तहसील स्तर पर सरकारी निकायों को क्या कहा जाता है, पंचायत समिति। तहसील स्तर पर पंचायत समिति होती है। ठीक है, और यहाँ पर पंच की बात की गई। एक ग्राम पंचायत के में ग्राम के वार्डों से चुने हुए कितने सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। पंच परमेश्वर ना, पंच कहा जाता है। तो 7 से 17 होते हैं, उन्हें ही पंच कहा जाता है। 7 से 17 एक ग्राम पंचायत में ग्राम के वार्डों से चुने हुए 7 से 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है। एक व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष है ना। और विधानसभा का चुनाव हो और लोकसभा का चुनाव हो तो कितना, 25 वर्ष। वोट देने की उम्र कितना, 18 वर्ष। 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1988। भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है। अब भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या है तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं, लेकिन कुल डेटा दिया गया कि 25,000 नहीं 2,55,361 2,55,361 2,55,361 क्या है पंचायतों की कुल संख्या है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार 2,55,361 दिसंबर 2021 तक की स्थिति के अनुसार इतनी जो क्या है पंचायतें हैं भारत में पूरे देश में। ठीक है, चलिए 15 अगस्त 1949 से उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5,40,00,000 ग्रामीण जनता। आज की डेट में कितनी जनसंख्या है, अगर अभी 2021 की जनगणना हो तो 22 करोड़ से ऊपर जनसंख्या होगी उत्तर प्रदेश की। 2011 की जनगणना के अनुसार 19.98 करोड़ यानी लगभग 20 करोड़ जनसंख्या उत्तर प्रदेश की। तो 15 अगस्त 1949 को उत्तर प्रदेश की तत्कालीन 5,40,00,000 ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया। तो शुरुआत में 35,000 कितनी ग्राम पंचायतें शुरू हुई। शुरुआत 15 अगस्त 1949 से 5,40,00,000 ग्रामीण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाली 35,000 पंचायतों ने कार्य करना प्रारंभ किया। साथ ही लगभग 8,000 पंचायत अदालतें भी स्थापित की गईं। पंचायत अदालतें भी हुई, तो पंचायत अदालतें कम हैं 8,000 और वहीं पंचायतें 35,000 शुरुआत की बात है। ठीक है, और 1952-53 में जमींदारी विनाश के पश्चात ग्राम समाज की स्थापना हुई और ग्राम सभाओं के अधिकार बढ़ाए गए 1952-53 के बाद। दूसरा चरण की बात करें तो 1955 में पंचायतों का दूसरा आम चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें ग्राम सभा व ग्राम समाज के क्षेत्राधिकार को एक कर दिया गया। 250 या इससे अधिक जनसंख्या वाले हर ग्राम को ग्राम सभा संगठित करते हुए दूसरे आम चुनाव में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ाकर 72,425 हो गई। 7,425 हो गई, है ना। पहले कितनी थी, 35,000 थी, अब कितना 72,425 हो गई। दूसरा जो आम चुनाव होता है तब। ठीक है, ये 1953-54 से 1959-60 तक पंचायतों का दूसरा चरण है, दूसरा आम चुनाव हुआ। तो ये डेटा है दूसरे आम चुनाव का। ठीक, चलिए, तो यही कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर। वित्तीय वर्ष 1959-60 में पंचायतों का कृषि विषय कार्य की दृष्टि से उल्लेखनीय वर्ष रहा है। 1959-60 में इस वर्ष पंचायतों ने खाद्यान्न की उपज बढ़ाने के लिए चलाए गए रबी और खरीफ
आंदोलनों में विशेष उत्साह का प्रदर्शन किया। इस उद्देश्य से अधिकांश ग्राम सभाओं में कृषि समिति की स्थापना की गई 59 में। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें पूछी जा सकती हैं। 1959-60। ओके, आगे बढ़ते हैं। तीसरा चरण जब शुरू होता है 1960-61 में, तो गाँव को आत्मनिर्भर तथा संपन्न बनाने के उद्देश्य से ग्राम पंचायत क्षेत्रों में कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम सभा स्तर पर किया गया। कृषि उत्पादन तथा कल्याण उप समितियों का गठन ग्राम सभा स्तर पर किया गया। इसी वर्ष पंचायत राज अधिनियम में संशोधन द्वारा ग्राम पंचायतें तथा न्याय पंचायतों की चुनाव पद्धति में आंशिक परिवर्तन किया गया, जिसके अनुसार ग्राम सभा के प्रधान का चुनाव गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा किए जाने का निश्चय हुआ। पहले क्या होता था कि हाथ उठाइए कितने लोग इनके पक्ष में हैं, लेकिन अब क्या किया गया कि गुप्त मतदान की बात कर दी गई। ये उत्तर प्रदेश की बात चल रही है 1960 और 61 में। ठीक है, याद रखिए। श्री बलवंत राय मेहता समिति जो 1957 में बनी थी ना, तो जब उनकी सिफारिशें आई तो उसके बाद जो है कि उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 क्रियान्वित किया गया। ये बना उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 में क्रियान्वित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार प्रदेश में ग्राम सभा, क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद की इकाइयों को एक सूत्र में बांधा गया और प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ हुई। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 स्तर की पंचायतों की बात की थी, वो किए थे, उनकी रिकमेंडेशन ही। उसी के बेस में 1961 में ये एक्ट आता उत्तर प्रदेश में, है ना। और ग्राम सभा, क्षेत्र समिति और जिला परिषद 3 ये बनते हैं जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचायतों का चौथा चरण शुरू होता है। ग्राम पंचायतों का 5वां सामान्य निर्वाचन जो होता है 1972-73 के उपरांत मार्च 1982 से जुलाई 1982 के मध्य हुआ। इतना जानने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर कुछ डेटा गलत दिया गया है। पंचायतों के विकास का 5वां चरण जो शुरू होता है 83-84, 92-93 में। 88 में ग्राम पंचायतों का 6ठा सामान्य निर्वाचन होता है। 88 में ही पंचायत राज अधिनियम में संशोधन कर यह व्यवस्था की गई कि ग्राम पंचायतों के सदस्य पदों पर 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। 1988 में ये किया गया, पंचायत राज अधिनियम में संशोधन करके 61 वाले में सदस्य पदों पर 30% प्रतिनिधित्व महिलाओं को प्राप्त होना चाहिए। और जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 आया, जिसमें एल एम सिंघवी कमेटी के द्वारा जो संवैधानिक दर्जा दिया गया, वहाँ पर 33% आरक्षण की बात की गई महिलाओं के लिए, और यहाँ पर 30% की बात की गई है। 88 में यह किया गया था उत्तर प्रदेश में। यह भी व्यवस्था की गई कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम एक अनुसूचित जाति की महिला को प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए, है ना। ये भी बात की गई थी। वर्ष 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। तो याद रखिएगा 1989 से जवाहर रोजगार योजना शुरू हुई थी 1989 में। क्वेश्चन बन सकते हैं योजनाओं से, और बहुत पुरानी योजनाएं पूछी जा रही हैं, नई भी पूछी जा रही हैं, पुरानी भी। नए में तो 2014 के बाद से इतनी ज़्यादा योजनाएँ शुरू हो गई हैं कि आपको याद करना बहुत बड़ा चैलेंज है ना। और उसके पिछली योजनाएं भी पूछी जाती हैं तो और चैलेंज बढ़ जाता है। तो 1989 में ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं के लिए लाभकारी रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना प्रारंभ की गई। ठीक है। ग्राम पंचायतों के विकास का 6वां चरण शुरू होता है। वर्ष 1994 में देश की ग्राम पंचायतों को संवैधानिक इकाई मानते हुए स्वशासित संस्था के रूप में स्थापित करने, उनमें एकरूपता लाने, निश्चित समय पर उनके चुनाव सुनिश्चित कराने, आर्थिक रूप से उन्हें सुदृढ़ करने तथा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 72वां संविधान संशोधन 1992 में लोकसभा में प्रस्तुत किया गया, जो बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 के रूप में 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ। और 24 अप्रैल को ही पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को ही मनाया जाता है। और दिवस से यूपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे 4, हो सकता है इस एग्जाम में भी पूछ लिया जाए, यही पूछ दिया जाए। 24 अप्रैल 1993 से संपूर्ण देश में लागू हुआ 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित किया गया, जो 22 अप्रैल 1994 से प्रदेश में प्रवृत्त हुआ, मतलब प्रदेश में लागू हो गया। उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 पारित हुआ, जो 61 में था, फिर बाद में संशोधन किया गया। फिर जब 73वां संविधान संशोधन आ गया तो उत्तर प्रदेश में भी संशोधन करके इसको 22 अप्रैल 1994 से लागू कर दिया गया, जो पूरे भारत में 24 अप्रैल 1993 में से 1993 से लागू हो गया था। ओके।
इसमें संयुक्त प्रांत राज्य अधिनियम 1947 तथा उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में संशोधन कर तीनों स्तर की पंचायतों, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत में एक रूपता लाते हुए निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की गई। तो इन्हीं दोनों को 47 वाले को और 61 वाले को में संशोधन किया गया जब 73वां संविधान संशोधन आया तब। ओके, तो ये सब चीज़ें की गई और उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथासंभव 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन, यानी कि 1000 की आबादी जिस गांव में है वहां पर ग्राम पंचायत का गठन कर दिया जाए। आप देखे होंगे आपके आसपास के कुछ गांव ऐसे होंगे कि जहां पर 4-4 हज़ार 5-5 हज़ार जनसंख्या हो गई होगी और बहुत दिनों से मांग भी चल रही कि हमारी ग्राम पंचायत एक अलग बना दी जाए। ऐसा हमने भी देखा है, लेकिन अभी हो नहीं पाया है। संभवतः सरकार का ध्यान जाए तो कर देगी सरकार, बढ़ाती रहती है सरकार। तो ये चीज़ें हैं। तो वैसे तो 1000 उपयुक्त व्यवस्थाओं के अंतर्गत यथासंभव, यानी जहाँ तक संभव हो सके 1000 की आबादी पर ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, और यह भी सुनिश्चित किया गया कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का हो, ये भी आपको पता है। और संविधान एवं राज्य के पंचायत राज अधिनियमों में किए गए प्रावधानों के अनुसार प्रदेश में अधिसूचना 23 अप्रैल 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई। 23 अप्रैल 1994 के द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई और वर्ष 1994 से राज्य निर्वाचन आयोग की देखरेख में 73वें संविधान संशोधन के अनुरूप त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन संपन्न कराए जाते हैं। तो निर्वाचन आयोग देखिए 1994 से, यानी पंचायतों के चुनाव के लिए अलग से इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, पंचायतों का जो चुनाव कराता है। विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इन लोगों का, प्रधानमंत्री का तो चुनाव नहीं होता है, मतलब लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा, ये सब इलेक्शन कमीशन देखता है, लेकिन पंचायतों का चुनाव अलग से राज्य का इलेक्शन कमीशन होता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। ओके, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पंचायतों का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा वर्ष 1995 से किया जा रहा है। ओके, वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 59,073 ग्राम पंचायत हैं। 59,073 ग्राम पंचायत हैं। 59,073 ग्राम पंचायत हैं उत्तर प्रदेश सरकार के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार। 825 क्षेत्र पंचायत हैं और 8,135 न्याय पंचायत तथा 75 जिला पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में। हर एक ज़िले में एक जिला पंचायत है, 75 जिला पंचायत हैं। जिला पंचायत में इंजीनियर साहब होते हैं, अकाउंटेंट साहब होते हैं, अपर अधिकारी, बहुत से लोग होते हैं उसमें। 59,073 ग्राम पंचायत, 825 क्षेत्र पंचायत। तो जिला पंचायत जो होती है, जिला पंचायत में आपने देखा होगा जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है। जब प्रधान जी का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का भी चुनाव होता है, जो पूरे तरीके से जिला पंचायत सदस्य का जो चुनाव होता है पूरे तरीके से प्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब कि जनता पूरे तरीके से उसमें पार्टिसिपेट करती है। आप वोट देते हैं, आपके गांव के लोग वोट देते हैं। जिला पंचायत सदस्य, कहीं कहीं पर उनको महाप्रधान बोला जाता है। एक प्रधान का भी साथ में चुनाव होता है और जिला पंचायत सदस्य का भी होता है। जिला पंचायत सदस्य जो होते हैं जिले पे जाते हैं और वहाँ पर अपने सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष चुनते हैं। वो लोग अध्यक्ष होते हैं, तो मतलब एक अध्यक्ष होता है जिले पर। ठीक है, तो एक अध्यक्ष जी भी होते हैं जिले पर, आप देखे होंगे। और वैसे ही ब्लॉक पर ब्लॉक प्रमुख होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता तो होंगी ही, थोड़ा सा भी दिमाग लगाएंगे तो जानते ही होंगे चीज़ें। 59,073 ग्राम पंचायत, 825 क्षेत्र पंचायत, 8,135 न्याय पंचायत, 75 जिला पंचायत। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर कुल ग्राम पंचायतों की संख्या 58,189 दी गई है। अब देखिए, पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर अलग डेटा है, उत्तर प्रदेश सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर अलग डेटा है। 59,073 बता रही है आधिकारिक वेबसाइट और पंचायती राज विभाग की वेबसाइट 58,189 बता रही। ठीक है, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष सरपंच या ग्राम प्रधान होता है। सहयोग हेतु 11 सदस्य, सहयोग हेतु ग्राम पंचायत का जो गांव की पंचायत होती है एक अध्यक्ष होते हैं। उसके बाद अलावा मेंबर भी, उनका भी चुनाव होता है, लोग वोट करते हैं उनको भी, है ना, उनका भी साथ में ही होता है, हमने भी वोट किया है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच या ग्राम प्रधान, सहयोग हेतु 11 सदस्य होते हैं। जैसा आप पंचायत उसमें देखे होंगे तो प्रधान जी होते हैं, तो उसके अलावा अलग अलग वार्ड के अलग अलग वहाँ पर सदस्य होते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ बात होती है तो वहाँ पर लोग करते हैं, है ना। वहाँ पर वीडियो साहब भी होते हैं, सचिव जी। लेकिन उत्तर प्रदेश में वीडियो सिर्फ एक गांव के नहीं है, जैसा उसमें उस वेब सीरीज में दिखाया गया है कि जो सचिव जी होते हैं वो वीडियो हैं, वीडियो सिर्फ एक गांव के हैं, वो भी फुलेरा के रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक वीडियो के अंतर्गत 5 गांव आते हैं। ये चीज़ें वर्तमान स्थिति यही है।
है ना। तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष सरपंच या ग्राम प्रधान सहयोग होती 11 सदस्य होते हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय 3 प्रकार के गठित किए जाते हैं। तो नगर निकाय, नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायत भी होती है। सिटी एरिया में नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत, जो कि 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसके द्वारा इसको किया गया। सभासदों में 3 प्रकार के सभासद होते हैं। सभासदों में कितने प्रकार के? 3 प्रकार के सभासद होते हैं। नगर निगम में एक मेयर होते हैं, एक उप मेयर होते हैं, 3 प्रकार के सभासद होते हैं। नगर निगम में एक मेयर है उत्तर प्रदेश में, नगर निगम में एक मेयर, एक उपमेयर, एक और 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से वयस्क जनता द्वारा किया जाता है। मेयर का प्रत्यक्ष रूप से या 5 वर्ष के लिए चुना जाता तथा पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। मतलब कि 2 साल तक तो अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन नहीं लाया जा सकता। यदि 2 वर्ष बाद अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है और वह पारित नहीं होता है तो फिर उस तिथि से पुनः 2 वर्ष तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। यहीं पर खेला हो सकता है ना। पेपर टफ भी बन सकता है, और टफ का मतलब कि वैसे कट ऑफ हाई जाना है। लेखपाल का कट ऑफ हाई जाना ही है, 80, 85, 90 क्वेश्चन तक भी जा सकता है। एसआई वाले में लोगों ने देखा है वैकेंसी ज़्यादा है, और जो भी स्थिति हो वैकेंसी ज़्यादा है, एसआई में लोगों ने देखा है। और इसमें लेखपाल में भी कट ऑफ हाई जा सकता है। इसलिए किसी भी प्रकार से कोई भी चीज़ें जो है कि अपने हिसाब से हल्के में मत लीजिए। या 5 वर्ष के लिए चुना जाता तथा पद धारण तिथि से 2 वर्ष तक उसके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाता है, और अगर लाया भी गया 2 वर्ष बाद तो पारित नहीं हो पाता है, उसके बाद 2 साल तक नहीं लाया जा सकता है। ठीक है। तो नगर निगम में एक मेयर, एक उपमेयर, 3 प्रकार के सभासद होते हैं। मेयर का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है। सभासद जो 3 प्रकार के होते हैं उसमें निर्वाचित, मनोनीत और पदेन भी होते हैं, एक्स ऑफिशियो भी होते हैं, निर्वाचित भी होते हैं सभासद। ठीक है। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 110 से अधिक नहीं हो सकती है। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 110 से अधिक नहीं हो सकती है। निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं हो सकती और 110 से अधिक नहीं हो सकती। याद रखिए, निगम में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं हो सकती तथा 110 से अधिक नहीं हो सकती। वर्तमान में पंचायती राज कैबिनेट मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी हैं। देखिएगा, डेटा वर्तमान में यही है। उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन वर्ष 1916 में शुरू किया गया। नगरीय स्वायत्त शासन वर्ष 1916 में शुरू किया गया। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो हमने देखा। हमने यहाँ पर आपको बताया कि मेयर का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है, और यहाँ पर भी निर्वाचित लोग हैं, सभासद में एक निर्वाचित हैं तो प्रत्यक्ष रूप से होगा। ठीक। राज्य वित्त आयोग की बात है, हमने बताया कि 243 आई, नहीं आई तो ठीक है, हाँ 243 आई ही होगा। आई में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम पर गवर्नर द्वारा हस्ताक्षर 7 दिसंबर 1947 को किया गया। पंचायत की प्रथम बार स्थापना 15 अगस्त 1949 को हुई। ग्राम पंचायतों का गठन 1000 की आबादी पर किया जाता है यथासंभव, ऐसा नहीं कि फिक्स है, यथासंभव 1000 की आबादी पर किया जाता है। पंचायतों में मतदाता बनने की न्यूनतम आयु जो है कि मतदाता आपकी वोट देने की उम्र 18 वर्ष। ठीक है। पंचायतों के सदस्य अथवा प्रधान या अन्य पदाधिकारियों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष है। जिला पंचायत सदस्य भी 21 वर्ष और ये भी 21 वर्ष। ग्राम पंचायत का अध्यक्ष ग्राम प्रधान ही होता है, सब पता है आपको। ग्राम प्रधान का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं द्वारा किया जाता है, और ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। तो ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, ग्राम पंचायत सदस्य, ठीक है, तो इनको बोलते हैं VDC, विलेज डेवलपमेंट कमेटी के मेंबर जो होते हैं, है ना, इनके मेंबर का भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। इनको कोई सैलरी वगैरह नहीं प्राप्त होती है, और प्रधान जी को तो शायद कुछ मिलता है और इनको नहीं मिलती है। तो ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। एक ग्राम पंचायत में हमें होता है कि 11 कम से कम होनी चाहिए। उप प्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के चुने हुए सदस्यों द्वारा किया जाता है। उप प्रधान भी बन जाते हैं लोग, क्योंकि प्रधान जी नहीं तो उप प्रधान देखेंगे, जैसा पंचायत वेब सीरीज में है, बातें दी गई हैं। ग्राम पंचायत की बैठक, ध्यान से सुनिएगा, कार्य संपादन हेतु ग्राम पंचायत की बैठक सामान्यतया प्रत्येक मास में कम से कम एक बार होगी। प्रत्येक महीने में कम से कम एक बार होगी ग्राम पंचायत की बैठक। 2 लगातार बैठकों के बीच 2 मास से अधिक का अंतर नहीं होगा। 2 महीने से ज़्यादा अंतर नहीं होगा 2 लगातार बैठक के बीच में, है ना। किसी ग्राम पंचायत की प्रथम बैठक उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीतर होना अनिवार्य है।
ग्राम पंचायत का गठन हो गया, 30 दिन के भीतर पहली बैठक बताओ भैया, चलो बताओ कौन कौन सी समस्या है तुम्हारे वार्ड में, क्या समस्या है, जो समस्या है उसका समाधान होगा, है ना। तो ग्राम पंचायत का सचिव वीडियो होता है, सचिव जी, है ना, सचिव जी, सचिव जी लौकी बड़ी फेमस थी पंचायत वेब सीरीज में। तो ग्राम पंचायत का सचिव वीडियो होता है। एक ग्राम विकास अधिकारी वर्तमान में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है उत्तर प्रदेश में। वीडियो वो जो बनाया गया पंचायत वेब सीरीज, उसमें दिखाया गया कि जो जीतू होते हैं वो एक ही गांव के हैं, वीडियो सचिव बोलते हैं एक ही गांव के हैं, वो भी बलिया, उत्तर प्रदेश बलिया जनपद की बात की गई, लेकिन यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 5 ग्राम पंचायतों का कार्य एक वीडियो देखता है। ठीक है। क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत, प्रत्येक क्षेत्र पंचायत में एक प्रमुख तथा एक उप प्रमुख एवं सदस्य होते हैं। प्रमुख जी होते हैं, उप प्रमुख होते हैं और एक सदस्य। सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है। वीडियो, है ना, क्षेत्र पंचायत जो बीडीसी होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी जो बनती है उसके मेंबर बीडीसी ही बोले जाते हैं। गांव में चुनाव होता है, देखिए बीडीसी वाला और ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं और प्रधान जी का और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव एक साथ होता है। सभी प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। आप अनुभव, मतलब अनुभव क्या, मतलब ग्रामीण क्षेत्र से होंगे तो अच्छे समझ में आ रही होंगी चीज़ें। प्रमुख तथा उप प्रमुख का चुनाव सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। देखे होंगे कि ब्लॉक प्रमुख जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बीडीसी लोगों को खरीद लेते हैं। खरीदने का मतलब कि दे देंगे 2 लाख रुपए, चलो भैया 2 लाख रुपए लो पकड़ो, हमको वोट देना, ऐसा होता है। और इसको मतलब ये ऐसा नहीं है कि एक तरह से होता है, ग्रामीण क्षेत्र में तो ऐसा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी है कि नहीं होता है ना। कुछ जगह ऐसी हैं, तो कुछ अराजक तत्व हैं जो ऐसा कार्य करते हैं और कुछ जगह पर ऐसा नहीं भी है। तो क्षेत्र पंचायत का सचिव खंड विकास अधिकारी बीडीओ होता है। बीडीओ साहब, है ना, बीडीओ यूपी पीसीएस साहब, बीडीओ की पोस्ट होती है। अब देखिए बीडीओ की पोस्ट पहली बार अभी आप सुने हैं यहाँ पर। आप नायब तहसीलदार के बारे में सुने, तहसीलदार के बारे में सुने, आप जिला अधिकारी के बारे में सुने, एसपी और डीएसपी वगैरह, दरोगा जी, एसआई सा, मतलब दरोगा तो एसआई हैं, एएसआई, इन लोगों के बारे में नहीं सुने। तो वो तो प्रशासनिक क्षेत्र में है ना, तो यहाँ पर दूसरा अभी चल रहा है ग्रामीण विकास का क्षेत्र। जिला पंचायत की बात करें, वही बताएं कि बीडीसी, वीडीसी विलेज डेवलपमेंट कमेटी, बीडीसी ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी और जिला पंचायत सदस्य और प्रधान जी का चुनाव एक साथ होता है। कहते हैं प्रधानी का चुनाव चल रहा है गाँव में, तो ये एक साथ प्रत्यक्ष रूप से इन लोगों का चुनाव होता है। प्रत्यक्ष मतलब जनता के द्वारा दिया जाता है, वोट देते हैं। जैसे आप जनता हैं, आप ग्रामीण क्षेत्र से, आप वोट देते हैं। अब अपने ग्रामीण परिवेश से जोड़कर चीज़ें देखिएगा कि कौन आपके यहाँ वीडीसी हैं, कितने आपके गांव में मेंबर हैं और क्या क्या कार्य हैं, उनको जाकर जगाइए कि अपने कार्यों के प्रति आप लोग जाग जाओ और अपना कार्य सही से करो। आपको ग्रामीण विकास के लिए, इसीलिए डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए संवैधानिक दर्जा दिया गया है। आपके लिए 29 सब्जेक्ट संविधान में दिए गए हैं, उन सब्जेक्ट पर अपना कार्य करिए। तालाब की सफाई करवाइए, सही तरीके से रास्ते बनवाइए, पानी की प्रॉपर व्यवस्था करवाइए, बिजली नहीं आ रही उसके लिए भी आप लोग आगे अपना कार्य करिए, पार्क बनवाइए, स्कूल सही करवाइए। सब चीज़ें ग्राम प्रधान, ग्रास रूट लेवल का मतलब क्या है, ग्रास रूट लेवल पर अगर ये लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे, गाँव के लोग जागरूक नहीं होंगे, गाँव के लोग अगर चुने हैं तो अपने विकास के लिए ही होना चाहिए ना, तो विकास के कार्य उनसे करवाइए। अगर नहीं कर रहे हैं तो आरटीआई डालिए, आरटीआई डालिए, कितना पैसा हमारे गांव में आया है, कहां पर क्या हुआ है, वो सबकी जांच करिए। नहीं वहां पर हो रहा है तो लिखिए लेटर, पहुंच जाइए जिला अधिकारी के पास, कलेक्टर साहब के पास पहुंच जाइए, डीएम एसडीएम के पास पहुंच जाइए, अपनी बात रखिए कि हमारे गाँव में ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं और ये आप लोग शिक्षित लोग नहीं करेंगे तो आखिर करेगा कौन। आप तो पढ़ रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं और चीज़ें समझ रहे हैं, आप नहीं करेंगे तो आखिर करेगा कौन। पत्र लिखिए, लेटर लिखिए, पहुंचिए, सरकारी मतलब पत्र लेकर पहुंचिए जिलाधिकारी के पास कि हमारे गांव में ये काम नहीं हुआ है, हमारे गांव में मनरेगा का काम 20 दिन होता है, ऐसा बताइए कि 20 दिन काम होता है। तालाब पोखरों की सफाई नहीं है हमारे गांव में, और ये भी बताइए कि जो वहाँ पर सफाई कर्मी लोग लगे हुए हैं वो लोग रास्ते नहीं साफ़ कर रहे हैं, नालियों की सफाई नहीं है, नाले भरे हुए हैं, गांव में मच्छरों का बहुत ज़्यादा प्रकोप है, दवाओं का छिड़काव नहीं हुआ है। सब चीज़ें आप बता सकते हैं। आप जागरूक लोग हैं, आप पढ़े लिखे लोग हैं और सभी लोग ग्रेजुएट लोग हैं, तो ग्रेजुएट लोग ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो आखिर करेगा कौन। दूसरे गाँव का आदमी आपके बारे में करेगा, वो तो अपने गाँव का कर ही नहीं पा रहा है।
करिए, जागरूक बनिए। आप नहीं करोगे तो कैसे होगा देश का विकास। ग्रास रूट लेवल पर आप हैं। जिला पंचायत की बात करें, जिला पंचायत सदस्य भी आपके यहाँ से होंगे। आप देखेंगे 10-20 गांव के एक जिला पंचायत सदस्य हैं। जिला पंचायत सदस्य होंगे, उनसे भी मिलिए, जिला पंचायत तक बात पहुँचाइए, अध्यक्ष जी से जाकर मिलिए। तो जिला पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से मतदाताओं द्वारा किया जाता है, आपके द्वारा किया जाता है। तो वही बात हो गई डेमोक्रेसी है ना, कि आपने चुनकर भेजा है, आपके प्रतिनिधि हैं वो, है ना। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज पीपल टू चूज देयर रूलर। क्या करती है डेमोक्रेसी की, अपना रूलर अपने ऊपर रूल करने के लिए, अपने लिए अच्छा करने के लिए, अपने ऊपर शासन करने के लिए हम चुनते हैं। तो जब अपने लिए ऊपर शासन करने के लिए, अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए हम चुनकर भेजते हैं, तो हमारी जब समस्याएं नहीं सॉल्व होंगी तो हम जाएंगे कहाँ? डीएम साहब के पास पहुंचेंगे, एसडीएम साहब के पास पहुंचेंगे, वहाँ से बात नहीं पहुंचेगी। आरटीआई डालेंगे, आरटीआई के द्वारा जानकारी लेंगे कि कितना पैसा हमारे गांव के लिए आया है, कितना पैसा मनरेगा में आया है, कितना काम हुआ है, कहाँ पर रास्ता बना है, गांव के तालाब की मिट्टी कहाँ चली गई, बेचने के बाद उसका पैसा कहाँ गया, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। चलिए हम देखते हैं। जिला पंचायत के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव चुने हुए सदस्यों द्वारा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है। देखिए, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव हम जब चुन के भेजते हैं जिला पंचायत सदस्य को प्रत्यक्ष रूप से, ये लोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से, यानी हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है, वहाँ पर करते हैं लोग, है ना। जिला पंचायत का सचिव जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। पंचायती राज अधिकारी होता है जिला पंचायत का सचिव, जिले का मुख्य विकास अधिकारी या पंचायती राज अधिकारी होता है। जिला पंचायत व क्षेत्र के अंतर्गत 6 समितियों का गठन किया जाता है। एक प्रशासनिक समिति, दूसरी नियोजन एवं विकास समिति, तीसरी शिक्षा समिति, चौथी निर्माण कार्य समिति, 5वीं स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, 6वीं जल प्रबंध समिति होती है। ठीक है, चलिए। संविधान की 11वीं अनुसूची में उल्लिखित 29 विषयों में से 16 विषयों के कार्य उत्तर प्रदेश में पंचायतों को हस्तांतरित किए गए हैं। 29 विषय जो 11वीं अनुसूची में दिए गए हैं 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची में, उसमें से 16 विषयों को दिया गया है पंचायतों का कार्य करने के लिए। तो 16 विषय जो दिए गए हैं वर्तमान में, उसको आप सर्च करिए, कौन कौन से विषय हैं, नोट करिए। उस विषय पर कार्य हो रहा है आपके गाँव में कि नहीं हो रहा है, उसकी जानकारी लीजिए, पहुँचिए, आगे बढ़िए, है ना। और थोड़ा सा हाँ चलिए, और अनुच्छेद 40 आप जान ही रहे हैं, डीपीएसपी का, पंचायतों से रिलेटेड। उत्तर प्रदेश में पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली वर्ष 1961-62 में लागू की गई थी। पीछे भी हमने बताया, जो बलवंत राय मेहता की कमेटी बनी थी 1957 में, उनके आधार पर, इनकी रिपोर्ट के आधार पर बना दिया गया। ओके, हाँ, अब अच्छी चीज़ें हैं कि प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली, जो कहते हैं कि वोटर लिस्ट बोलते हैं ना, तो ग्राम पंचायत के प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक निर्वाचक नामावली राज्य निर्वाचन आयोग के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन तैयार की जाएगी। गांव में क्या होता है कि प्रधान जी जो लोग हैं, कुछ लोगों का नाम कटवा देते हैं। मान लीजिए आपकी ग्राम सभा है, आपके खानदान वगैरह के 10 लोगों का नाम कटवा दिए, और 2-4-10, अब ग्राम प्रधान गांव का चुनाव है तो प्रधान जी पहले से जो होंगे उनका पकड़ होती है, तो निर्वाचन अधिकारी को 10-20 हज़ार रुपये दे देते हैं, काम हो जाता है। 10 वोट आपके घराने से, 10 वोट वहाँ से, 10 वोट वहाँ से, ऐसे करके 50, 60 और 80 वोट निपटा दिए। 1000-1500 तो वोट ही पोल होते हैं ज़्यादातर, 1000-1500 ऐसे ही गांव में वोट पोल होते हैं। तो जब ऐसे 100-150 कम हो जाएगा, वोट ही नहीं दे पाएगा जो व्यक्ति, फिर क्या होगा, तो वो आसानी से जीत जाते हैं। ऐसा होता है, आपने देखा होगा। इन सब चीज़ों को सही करिए, दुरुस्त करिए, इसके लिए आवाज़ उठाइए। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली बनती है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। मत देने का अधिकार, बहुत ध्यान से, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम द्वारा या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय प्रत्येक व्यक्ति जिसका नाम किसी ग्राम पंचायत के किसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में तत्समय सम्मिलित हो, वह उस ग्राम पंचायत में किसी निर्वाचन में मत देने का हकदार होगा। नामावली में नाम है तभी मत देने का अधिकारी होगा, और नाम नहीं है तो कहाँ से देगा मत, है ना। तो निर्वाचक नामावली जो बनती है उसमें अपने परिवार का नाम डलवाया करिए, तब बेहतर तरीके से वोट देने जाया करिए। ऊपर प्रॉपर चेकिंग करके उसका, मतलब आपके गांव में आएंगे,
कुछ लोग आते हैं, नाम फिर से लिखते हैं, चुनाव होने वाला होता है तब वो करते हैं। और थोड़ा सा ये राज्य निर्वाचन आया, लोकसभा वगैरह चुनाव होता है तो उसमें सेंट्रल मतलब जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उसको तैयार करवाता है। ठीक है। ग्राम सभा की बैठकें और कृत्य। प्रत्येक ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी। एक बैठक खरीफ फसल की कटने के तुरंत बाद, दूसरी बैठक रबी की फसल कटने के तुरंत बाद। ग्राम सभा की प्रतिवर्ष 2 सामान्य बैठकें होंगी, एक खरीफ के बाद, एक रबी के बाद। बैठक की अध्यक्षता संबंधित ग्राम पंचायत के प्रधान द्वारा की जाएगी, है ना। पंचायत वेब सीरीज नहीं देखें तो देख लीजिएगा, ग्रामीण समाज परिवेश को थोड़ा सा समझ लीजिएगा, अच्छा लगेगा। प्रधान नियत प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से मांग किए जाने पर अथवा सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/5 की मांग पर ऐसी मांग के 30 दिन के भीतर किसी भी समय एक साधारण सामान्य बैठक बुला सकता है। 1/5 सदस्यों की संख्या के कम से कम 1/5 की मांग पर, 1/5 क्या मतलब कि 20% लोगों की मांग पर ऐसी मांग के 30 दिन के भीतर किसी भी समय एक साधारण सामान्य बैठक बुला सकता है ना। ग्राम सभा की किसी बैठक के लिए गर्भपूर्ति की संख्या सदस्यों की कुल संख्या के 5वें भाग की उपस्थिति आवश्यक होगी। तो 5वां भाग मतलब कि 20% उपस्थिति आवश्यक होगी, 20% उपस्थिति आवश्यक होगी। ठीक है। और वही अगर हम बात करते हैं लोकसभा और विधानसभा की, तो कितना कोरम है, 10% है, 1/10 है ना, यानी 10%। यहाँ पर 20% की बात की गई है। ठीक है, संख्या कम होती है इसलिए 20%। और यहाँ पर जो है कि ग्राम सभा निम्नलिखित मामलों पर विचार करेगी तो और ग्राम पंचायत को सिफारिश और सुझाव दे सकती है। कैसे? देखिए, कुछ महत्वपूर्ण जो है कि ग्राम में समाज के सभी वर्गों के बीच एकता और समन्वय की अभिवृद्धि, इसको बढ़ाने का भी कार्य करेगी। और ग्राम के भीतर प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम, ये सब चीज़ें की जा सकती हैं। बाकी चीज़ें तो आप जानते ही हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान, आरक्षित प्रधानों के पदों की कुल संख्या 1/3 यानी 33% से अन्यून पद यथास्थिति अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। ऐसा 73वें संविधान संशोधन में भी है। प्रधान का निर्वाचन आप जानते ही हैं, तो प्रधान जी के बारे में क्या देखें। यदि किसी ग्राम पंचायत के सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता है, सामान्य निर्वाचन में प्रधान का निर्वाचन नहीं किया जाता और ग्राम पंचायत के कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 से कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं, है ना, तो राज्य सरकार या इसके साथ तदर्थ प्राधिकृत कोई अधिकारी आदेश द्वारा या तो प्रशासनिक समिति जिसमें ग्राम पंचायत के सदस्यों के रूप में निर्वाचित किए जाने के लिए ऐसी संख्या में जैसे वह उचित समझे अर्ह व्यक्ति होंगे, या प्रशासक नियुक्त कर सकता है ना। और प्रशासनिक समिति के सदस्य या प्रशासक 6 मास से अनाधिक ऐसी अवधि के लिए, जैसा कि राज्य सरकार निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट करे, पद धारण करेगा। ठीक है, 6 मास के अधिक नहीं, और अधिक भी कर सकता है। अब ऐसा राज्य सरकार कहेगी तो कर भी सकता है। यदि किसी ग्राम पंचायत में निर्वाचन नहीं हो पाता है तो 6 महीने के लिए प्रशासनिक समिति या प्रशासक नियुक्त कर सकती है राज्य सरकार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कुछ कार्य वगैरह हैं। इसके अलावा कोई व्यक्ति ग्राम पंचायत का प्रधान या सदस्य या न्याय पंचायत का पंच निर्वाचित होने या ऐसा पद धारण करने के लिए अनर्ह होगा यदि वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य है। संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य होगा तो क्यों करेगा भैया। किसी क्षेत्र पंचायत का सदस्य या प्रमुख या उप प्रमुख है तब भी नहीं हो सकता है, उसको पद छोड़ना पड़ेगा तभी भर सकता है फॉर्म। किसी जिला पंचायत का सदस्य, अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, वो भी नहीं। किसी सहकारी समिति का अध्यक्ष या उपाध्यक्ष, ठीक है, ये लोग जो कि पंचायत वगैरह के निर्वाचित नहीं हो सकते हैं, जो ऑलरेडी हैं। ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया क्या है? हटाना भी चाहें तो हटा सकते हैं। प्रधान को हटाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा एक विशेष बैठक बुलाई जाती है जिसकी 15 दिन पूर्व सूचना देनी अनिवार्य होती है। एक विशेष प्रधान जी को हटाना तो एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी, 15 दिन पहले सूचना दे दी जाएगी। विशेष बैठक बुलाई जाएगी और 15 दिन पहले सूचना देनी होती है। ठीक है, इस बैठक में ग्राम सभा में के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। 2/3 बहुमत द्वारा प्रधान को हटाया जा सकता है। ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाई गई विशेष बैठक के लिए गढ़ पूर्ति का होना आवश्यक है, जो उस ग्राम सभा के 1/3 सदस्यों से कम नहीं होंगी। 1/3 1/3 33% से कम नहीं होंगी।
ग्राम प्रधान को हटाने के लिए, ठीक है। यदि बैठक में गणपूर्ति या अपेक्षित बहुमत ना होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्ताव पारित ना हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक में से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता। यदि बैठक में गणपूर्ति या अपेक्षित बहुमत ना होने के कारण प्रधान को हटाने हेतु प्रस्ताव पारित ना हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ताव उस बैठक से 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता, है ना। 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता, 1 साल के बाद फिर से लाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, पंचायत क्षेत्र की घोषणा, वही पंचायत क्षेत्र 1000 की आबादी पर घोषित कर सकती है राज्य सरकार की। 1000 हैं तो ग्राम पंचायत बना दी जाए। अब यहाँ पर कुछ और है, किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या 1000 तक हो, किसी ग्राम पंचायत में एक प्रधान और किसी पंचायत क्षेत्र की स्थिति में जिसकी जनसंख्या 1000 तक हो 9 सदस्य होंगे। 1000 से अधिक किंतु 2000 से अधिक ना हो तो 11 सदस्य होंगे। 2000 से अधिक किंतु 3000 से अधिक ना हो तो 13 सदस्य होंगे और 3000 से अधिक हो तो 15 सदस्य होंगे। ये चीज़ें याद रखिएगा। 1000 तक हो तो 9, 1 से 2 के बीच में है तो 11, 9 2 11, ठीक है। 9 2 11 हो जाना, भाग जाना। 2000 से अधिक किंतु 3000 से अधिक हो, यानी 2-3000 के बीच में है तो 13, 2 3 13, 9 2 11, 2 13, 3000 से अधिक हो तो 13 2 15, ठीक है। तो याद क्या करना। चलिए, ग्राम पंचायत के निर्वाचनों का अधीक्षण राज्य निर्वाचन आयोग करता है, ये सब चीज़ें आपको पता हैं। अब हम बात करेंगे न्याय पंचायत की स्थापना के बारे में। न्याय पंचायत, हमने ग्राम पंचायत देख लिया, न्याय पंचायत भी होती है। क्या है न्याय पंचायत? राज्य सरकार अथवा नियत प्राधिकारी जिले को सर्किलों में विभाजित करेगा और ग्राम पंचायतों के अधिकारिता के अधीन रहते हुए प्रत्येक सर्किल में उनके क्षेत्र समाविष्ट होंगे जितने इष्टकर हों तथा प्रत्येक सर्किल के निमित्त एक न्याय पंचायत की स्थापना करेगा। मतलब एक सर्किल, एक एरिया में, मतलब कई गांवों के एरिया में एक पंचायत, न्याय पंचायत बनेगी, ठीक है। प्रत्येक न्याय पंचायत में सदस्यों की संख्या न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 25 के अधीन रहते हुए उतनी होगी जो नियत की जाए। न्यूनतम 10 तथा अधिकतम 25 के अधीन रहते हुए उतनी होगी जो नियत की जाए, किंतु न्याय पंचायत के लिए यह विधि सम्मत होगा कि उसमें किसी रिक्ति के होते हुए भी वह कार्य करती रहे। प्रतिबंध यह है कि उसमें पंचों की संख्या नियत संख्या के 2/3 से कम ना हो। पंचों की संख्या नियत संख्या के 2/3 से कम ना हो। नियत जो संख्या है यानी न्यूनतम 10 अधिकतम 25, उसके 2/3 से कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ है न्याय पंचायत। पंचों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल। पंचों की नियुक्ति कैसे होती है देखिए, नियत प्राधिकारी द्वारा न्याय पंचायत के सदस्यों में से उतनी संख्या में व्यक्ति न्याय पंचायत के पंच होने के लिए नियुक्त किए जाएंगे जितनी की नियत की जाए। इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति ग्राम पंचायत के सदस्य न रह जाएंगे, ग्राम पंचायत के सदस्य न रह जाएंगे। प्रतिबंध यह है कि यदि ऐसी नियुक्तियों के लिए नियत अर्हताएं रखने वाले उपयुक्त व्यक्ति उपलब्ध ना हो तो नियत प्राधिकारी ऐसी अर्हताओं में से किसी या सभी अर्हताओं को लिखित आदेश द्वारा शिथिल कर सकता है। मतलब जितनी क्वालिफिकेशन नहीं है तो शिथिल कर सकते हैं, चलो ठीक है कक्षा 4 वाले को भी रखो, है ना। तो ये न्याय पंचायत, ओके। और वैसे भी जो कम पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं वो न्याय बहुत अच्छे से करते हैं। ज़्यादातर आपने देखा होगा पढ़े लिखे लोग थोड़ा सा अन्यायी हो जाते हैं, थोड़ा सा ग्रीडी हो जाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि हम आपके ऊपर तंज कस रहे हैं, लोग हो जाते हैं। हमने बहुत लोगों को देखा है, पढ़े लिखे लोग जो हैं कि नौकरी पा जाते हैं, बढ़िया नौकरी, डीएम बन गए, एसडीएम बन गए, कोई अधिकारी बन गए, वो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने परिवार को भूल जाते हैं। तो मतलब क्या है जीवन? अगर जिसने जन्म दिया, जिस माँ बाप ने इस लायक आपको बनाया, जिस परिवार ने आपको यहाँ तक पहुँचाया, आप उनको भूल कर मतलब चले गए नौकरी में, अपनी जीवन में मस्त हो गए, भोग विलास में लिप्त हैं, सबको भूल चुके हैं, तो क्या आने वाली पीढ़ियां आपको किस प्रकार से याद करेंगी, है ना। आप तो एक इतिहास बन के जा रहे हैं ना, तो ठीक है। चलिए, न्याय पंचायत के प्रत्येक पंच का कार्यकाल इस प्रकार उसकी नियुक्ति के दिनांक से प्रारंभ होगा जब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन अन्यथा समाप्त न हो जाए, उस ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ समाप्त होगा जिससे वक्त नियुक्त किया गया है। तो ग्राम पंचायत के कार्यकाल के साथ ही समाप्त होगा। प्रतिबंध यह है कि सरपंच तथा सहायक सरपंच अपने पदों पर तब तक बने रहेंगे जब तक उनके उत्तराधिकारी निर्वाचित अथवा नियुक्त ना हो जाएं, है ना। जब तक उत्तराधिकारी ना आ जाए तब तक बने रहिए, न्याय करते रहिए न्याय पंचायत में, ठीक है। चलिए,
न्याय पंचायत की न्यायपीठ, निस्तारण के लिए न्यायपीठें बनाएगा जिसमें प्रत्येक में 5 पंच होंगे। सरपंच न्याय पंचायत के समक्ष आने वाले आपराधिक वादों तथा जांचों के निस्तारण के लिए न्यायपीठें बनाएगा जिनमें प्रत्येक में 5 पंच होंगे। न्यायपीठ अलग बना देंगे, 5 पंच होंगे कि न्याय करो, ठीक है। कोई पंच सरपंच अथवा सहायक सरपंच किसी ऐसे वाद के विचारक अथवा जांच में भाग न लेगा जिसमें वह स्वयं या उसका कोई निकट सेवायोजक, सेवायोजित कर्मचारी, ऋणी, ऋणदाता अथवा भागीदार एक पक्ष हो अथवा जिसमें उनमें से कोई व्यक्तिगत रूप से अभिरुचि रखता हो, ठीक है। ये सब चीज़ें हैं। चलिए, वही शक्तियाँ वगैरह। अब यहाँ पर ग्रामीण समाज की बातें की गई हैं, कुछ योजनाएं वगैरह हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसा महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गाँव में निवास करता है, आप इसको देख सकते हैं। कुछ योजनाएं हैं जैसे कि हाँ, ग्रामीण क्षेत्र क्या है, ये महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार वह स्थान ग्रामीण क्षेत्र की श्रेणी में आता है जिसकी आबादी 5000 से कम हो। ग्रामीण क्षेत्र कौन सा आएगा? जिसकी आबादी 5000 से कम हो, जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर से कम हो। 400 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। देश का कितना है? भारत का 382 प्रति व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर है ना, ये है। और उत्तर प्रदेश मतलब कि ग्रामीण क्षेत्र का अर्थ क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र वह होगा जिसकी जनसंख्या 5000 से कम हो, जनसंख्या घनत्व 400 से कम हो और पुरुषों की, कामकाजी पुरुषों की संख्या का 25% खेती बाड़ी के काम में लगा हो। 25% जनसंख्या जो है वो पुरुषों की जनसंख्या की बात की गई, महिलाओं की नहीं। 25% पुरुषों की जनसंख्या जो है खेती बाड़ी काम में लिप्त हो, 400 से कम जो है कि जनसंख्या घनत्व हो, 5000 से कम आबादी हो, तो वह ग्रामीण क्षेत्र कहा जाएगा, ठीक है। याद रखिए, ये महत्वपूर्ण है। भारत गाँव में निवास करता है, गांधी जी ने ऐसा कहा है। और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुछ योजनाएं, भारत निर्माण योजना 2005 में शुरू हुई थी। इसमें कुछ चीज़ें दी गई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी, सड़क, विद्युतीकरण, सिंचाई, जल आपूर्ति, आवास, दूरसंचार। ये क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर हमने अपने हिसाब से ट्रिक रखी है, आप अपने हिसाब से कर दीजिएगा। पीसीएस 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत निर्माण योजना में कौन सा सेक्टर नहीं, ठीक है। वर्ष 2000 में राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा की गई, लेकिन राष्ट्रीय कृषि नीति का शुभारंभ 2007 में हुआ। बीमा योजना है और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो 2016 में शुरू की गई, 2016 में शुरू की गई, 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ऐसे थोड़ा सा योजनाएं यहाँ पर लिखी गई हैं, तो ऐसे याद कर लीजिए। याद हो गई तो ठीक है, एलिमिनेट कर ले जाओगे। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू की गई थी। और इसमें कई चीज़ें हैं जैसे कि रबी फसल के लिए 1.5%, रबी फसल के लिए 1.5%, खरीफ के लिए 2%, बागवानी फसलों के 5% प्रीमियम देय होगा। पशुपालन से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं। चूँकि कृषि जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन शामिल है, राज्य सरकारों के अधीन आने वाला विषय है, इसलिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग का जो राज्य सरकारों द्वारा इन क्षेत्रों में विकास के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों को अतिरिक्त सहायता देने का रहा है, ठीक है। वित्त की बात करें तो वित्त के लिए नाबार्ड की स्थापना हुई थी, शिवरमन की कमेटी। और नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, है ना, तो ये आप कमेंट कर दीजिएगा। बीमा की बातें हैं। उसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान, उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से 2022 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू किया गया है? अभी क्वेश्चन बन सकता है। मुफ्त पाठ्य पुस्तकें, कंप्यूटर शिक्षा भी प्रदान करना इसमें सर्व शिक्षा अभियान में है। 86वां संविधान संशोधन 2002 आप जानते ही हैं, नहीं जानते पढ़िएगा। आवास एवं विकास के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक का लक्ष्य है कि सभी को आवास उपलब्ध कराया जाए। हाँ, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना 25 सितंबर 2017 को शुरू की गई। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य योजना, ठीक है। और जिसका कार्य क्या था कि सभी घरों का विद्युतीकरण किया जाए। राजीव गांधी राष्ट्रीय पेयजल मिशन शुरू हुआ था। गांव सुरक्षा योजना, आज की डेट में निर्मल भारत अभियान और एक सुजलाम अभियान भी शुरू किया गया है। उसके अलावा भूजल योजना भी शुरू की गई जो बड़ा विवादित चल रहा है पीसीएस में। उसके अलावा स्वच्छता के लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार भी दिए जाते हैं। और स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया 2 अक्टूबर 2014 को, स्वच्छ भारत शहरी, स्वच्छ भारत ग्रामीण। सड़कों के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई और 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। भूमि सुधार के लिए भी कुछ चीज़ें की गई हैं। चलिए, ग्रामीण विकास में ई शासन 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में लगभग 6,40,000 गाँव हैं।
6,40,000 गांव हैं। हमने बताया कि 68.8% जो कि जनसंख्या भारत की गांव में रहती है और 31.16% जनसंख्या शहरों में रहती है भारत की। ठीक है, ग्रामीण विकास वगैरह वगैरह ठीक है, ये सब योजनाएं आप देख लीजिएगा। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उसको हम यहाँ पर देख ले रहे हैं। और क्या है, कौशल भारत मिशन वगैरह हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। योजनाओं से क्वेश्चन बनते हैं। एक लेक्चर आपको और मिलेगा ग्रामीण विकास का। हमारा प्रयास यहाँ पर ये था कि जो ग्रामीण विकास के जो टफेस्ट पोर्शन है, जैसे कि लेखपाल हो गया, वीडियो के बारे में आपने देखा, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व परिषद, उसके अनुभाग के बारे में, न्याय पंचायत, बहुत सी चीज़ें आपने देखा। यहाँ पर लेखपाल की क्या कार्य हैं, खसरा क्या है, खतौनी क्या है, सब आपने देखा। आपको बहुत काम आएगा। और ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपको लेक्चर कैसा लगा। अगला लेक्चर संभवतः नेक्स्ट डे या फिर उसके एक दिन बाद दिया जाएगा। आपके फीडबैक अच्छे रहेंगे तो जल्द आपको दे दिया जाएगा दूसरा लेक्चर, और एक ही लेक्चर में ख़त्म होना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ तक कौन पहुँचा है, कौन कमेंट करता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि, चलिए पूछ लेते हैं कि अभी, हाँ पूछते हैं आपसे कि अभी जो हुआ है 22 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है, उसकी थीम क्या है, आप कमेंट कर दीजिएगा। तो हम जान जाएंगे कि आप यहाँ तक देखें। देखते हैं कितने लोग कमेंट करते हैं। जो लोग भी यहाँ पहुँच रहे हैं ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बाकी चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, और रेगुलर अपडेट आपको चाहिए तो सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन करिए। और वहाँ पर पीसीएस मेंस के, यूपी पीसीएस मेंस का वहाँ पर एक क्वेश्चन रेगुलर दिया जा रहा है। आप उस क्वेश्चन को लिखिए, और हमारे नंबर 9559 पर आप जो है कि टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर लिख कर भेजिए। आपको प्रॉपर फीडबैक दे दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।